राधे राधे। तो आ गए तुम? अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो आज अपन पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। बफर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उनकी पीएच कैसे निकालनी है, और इस पे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ना दिमाग में रहा, सर बफर होता क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या चीज़ है। पहले समझ लो फिर अपन रीड कर लेंगे इसको। क्या है? कोई एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर मैं कुछ एसिड मिलाऊंगा या कुछ बेस मिलाऊंगा या वाटर ऐड करूंगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद में पीएच चेंज नहीं हो रही। मतलब सॉल्यूशन था, मैंने एसिड मिलाया, पीएच जितनी थी उसके आसपास ही रह रही है। मैंने बेस मिलाया तब भी पीएच उतनी ही है, या वाटर ऐड किया तब भी पीएच उतनी ही है। मतलब ऐसी चीज, ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है, पीएच चेंज को रोक रहा, मतलब पीएच को चेंज होने नहीं दे रहा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन बफर सॉल्यूशन। ठीक, एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। द सॉल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच चेंज को क्या करना है, रोकने का है। कब कब? ऑन डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ, क्या क्या एडिशन कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, एल्कली मतलब बेस। तो उसको बोलेंगे अपन बफर सॉल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन करो, एसिड मिलाओ, बेस मिलाओ, पीएच चेंज को जो अपोज करने की टेंडेंसी है उस सॉल्यूशन की, वो है तुम्हारा बफर सॉल्यूशन। अब ये है बहुत ज़्यादा काम की चीज़, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो। जैसे जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड और किसी का भी एनिमल ब्लड हो, जैसे आपने बात करें अगर, तो अपनी जो ब्लड की पीएच है वो 7.4 रहती है। कहीं कहीं पे लिखा है 7.35 से 7.45, एवरेज निकालोगे तो 7.4 आएगी। अब ये जो ब्लड की पीएच है 7.4, ये बफर सॉल्यूशन बनने की वजह से ही मेंटेन है। तुम कुछ भी खा रहे हो बाहर का, अटरम सटरम, जब मन किया कि चलो ये खा लेते हैं दुकान से, ये लॉरी से कुछ खा लेते हैं, ये वहाँ से कुछ खा लेते हैं, खा रहे होंगे कुछ भी, तुम देख ही नहीं रहे कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन खा रहे हो, फिर भी अपनी बॉडी उसको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अब एक पॉइंट सुनो, अगर 0.5 से पीएच बढ़ जाए या कम हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। मतलब 0.5 पीएच अगर चेंज हो जाए इस 7.4 से 0.5 ऊपर या 0.5 नीचे, तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। फिर भी अपनी बॉडी इस तरह से डिजाइन की हुई है कि तुम कुछ भी खा रहे हो उसको एडजस्ट कर पा रही है। किसकी वजह से, वो तुम्हें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो है CO2 और बाई कार्बोनेट की वजह से। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और बाई कार्बन, ये दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन को बना रहे हैं। उस बफर सॉल्यूशन बनने की वजह से तुमने एसिडिक चीज़ें खा ली, जैसे सबसे खराब चीज़ है कोल्ड ड्रिंक, पीते होंगे कभी कभी, ऑकेजनली है रैंडमली पी लेते होंगे, तो वो सबसे खराब चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की है, तब भी पीएच को बैलेंस कर दिया। तुमने कुछ बेसिक चीज़ें खा ली जो बेसिक नेचर की है, तब भी पीएच को बैलेंस कर दिया। क्यों? इन दोनों की वजह से। तो तुम्हें याद रखना है CO2, या हो सकता है इसकी जगह लिखा हो H2CO3, CO2 लिखा हो या फिर H2CO3 लिखा हो, बात एक ही है। तो CO2 और बाई कार्बोनेट की वजह से क्या है, ब्लड के अंदर बफर बना हुआ है और वो पीएच को क्या रखा है, 7.4 के आसपास रख रहा है। ठीक। और देखना, कुछ कॉस्मेटिक में तुम यूज़ करते हो, शैम्पू लोशन लगाते होंगे बॉडी के ऊपर, तो वो क्या है, वो भी एक तरह से बफर की तरह डिज़ाइन किया हुआ है। शैम्पू में तो ठीक ठाक बफर बन रहा है, काम किया हुआ है, लेकिन साबुन के अंदर तो बैंड बजा रखी है। तो ये समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, साबुन में क्या दिक्कतें कर रखी है उन्होंने। और क्या है, कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जैसे ब्रीविंग बियर, मेकिंग योगर्ट, ये जो बनता है उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। उसी एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ईस्ट ग्रो करता है, तो वो बैक्टीरिया ईस्ट को ग्रो कराने के लिए जो मीडियम चाहिए वो बफर के थ्रू ही ऑप्टेन होता है। एक और याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी बफर की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ये वाला पार्ट, जैसे बोरेक्स का जो आयन होता है, इसको, ये बोरेक्स का आयन है, ये वाटर में डिसॉल्व होकर एक तो बनाता है बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, और साथ में बनता है एक आयन BOH होल 4-1। ये दोनों मिलकर बफर का काम कर रहे हैं, उनमें से एक एसिड है, एक कॉन्जुगेट बेस है। तो एग्जाम पॉइंट दो याद रखना तुम्हें, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बाकी दो चीज़ें बताइए वो तो नॉलेज के लिए तुम्हारे लाइफ में काम आएगी। तो बफर क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को अपोज कर रहा है, पीएच चेंज होने नहीं दे रहा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा अपन, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल क्या क्या है उसको देखते हैं। इसको देखो, इसको नहीं, पीएच के बारे में बात करते हैं। पीएच ऑफ ह्यूमन स्किन वो होती है 4.7 से लेके 5.75 के आसपास। अपनी जो स्किन है उसका पीएच कितना होता है, 4.7 से 5.75 के आसपास। अब कहीं कहीं पे क्या अलग लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे रेंज थोड़ा बड़ा कर दिया, रेंज को ऐसे लिखा हुआ है कि इसको कर दिया 4.5, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया 6। ये 4.5 से लेकर 6 तक क्या होती है, एक
जनरल रेंज बना रही है ह्यूमन स्किन की। वो डिपेंड करता है एज के ऊपर भी, और बहुत सारे फैक्टर है। अब इसका बेनिफिट क्या है पहले वो समझना। जैसे तुम्हारी स्किन है ये, इधर देखना, ये स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर स्किन की जो अपन को दिख रही है वो, उससे बोलते हैं एसिड मेंटल। क्या बोलते हैं? एसिड मेंटल। वो बायो वालों को तो पता होगा थोड़ा बहुत, बाकी इन जनरल बात करें अपन। उससे ऊपर जो है वो है हाइड्रोफिलिक फिल्म। उसके नीचे अलग लेयर बनी होती है, एपिडर्मिस होती है, फिर अंदर भी लेयर बनी होती है। तो जो आउटर वाला पार्ट होता है स्किन के ऊपर वाला पार्ट, उसकी पीएच होती है 5.5 के आसपास। रेंज कितनी होती है ये? इस रेंज में अपने को हर स्किन की जो पीएच है वो क्या मिलेगी, 4.7 से लेकर 5.75। तुम इसको सिंपल ऐसे याद रखो कि 4.5 से लेकर 5.5 के बीच पीएच है। अच्छा, ये पीएच ऐसे एसिडिक क्यों है? उसका बेनिफिट है, ताकि अब तुम जैसे मेरे पीएच एसिडिक है, तुम्हारी भी एसिडिक है, तो क्या होगा, एनवायरमेंट में गए अपन, बाहर घूम रहे थे, कोई फंगस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? एसिडिक नेचर की वजह से वो उसको किल कर देगा। अगर फंगस आ भी गया स्किन पे, आता रहता है वो तो, अब इस रूम में भी फंगस होंगे तुम्हारे, फंगस आ गया, कोई वायरस आ गया, अगर स्किन पे ऊपर बैठ जाएगा, आइज के वहाँ पे इधर उधर कहीं पे भी, तो उसको, ये एसिडिक नेचर का पीएच है उसको किल कर देगा। इसलिए एसिडिक नेचर जरूरी है। अब चाहिए आ कहाँ से रहा है? दो तरह से आ रहा है वो चीज़ें तो, और भी है, दो याद रखना। एक तो स्वेट की वजह से आ रहा है, पसीना हो रहा है चेहरे पे हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचर रहता है एसिडिक। दूसरा स्वेट ग्लैंड होती है, और साथ में दूसरा क्या चाहिए, दूसरा होता है ये यहाँ पे, इधर देखी होगी ग्लैंड होगी अंदर की तरफ एक, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा ऑयली टाइप, ऑयली देखा होगा ऐसे, सीबम बोलते हैं, हल्का सा आ जाता होगा तुम्हारे पे भी। तो वो जो ऑयली स्किन डेवलप हो रही है और जो स्वेट है, वो दोनों मिलके इस पीएच को 5.5 के वहाँ पे, मतलब 4.5 से 5.5 पे मेंटेन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा, बहुत सारी डिसीज नहीं हो रही। अगर ये नहीं हो तो ईजिली तुम्हें ब्लैक फंगस हो जाएगा, येलो फंगस, ब्लैक फंगस ईजिली हो जाएगा। तो ये अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखो कुछ दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या है? सोप की वजह से। अब तुम जो सोप यूज़ कर रहे हो, 99% चांसेस है कि वो तुम्हारा सोप एकदम बेकार होगा, वर्स्ट क्वालिटी का होगा। अच्छा, एक सोप बताता हूँ मैं तुम्हें, उसका नाम है जिंदगी बॉय करके। क्या नाम है? जिंदगी बॉय करके एक सोप आता है। वो दुनिया का सबसे बेकार सोप है। क्यों सर, इतना बेकार क्यों? क्योंकि उस सोप की जो पीएच है वो है 11 से लेके 11.4 के आसपास। स्किन की पीएच कितनी है? 4.5 से 5.5। और सोप की पीएच 11 से लेके 11.4 तक है। जो एग्जैक्ट नाम ले नहीं सकता मैं किसी सोप का, क्योंकि वो डिफेमेशन हो जाएगा। बात तो है, काम तो ऐसा ही है उनका, लेकिन फिर भी अपन सेफ जोन में अपन समझा रहे हैं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो जिंदगी बॉय नाम का जो साबुन है, उसकी पीएच कितने, 11 से लेके 11.4 के आसपास। तो वो तुम्हारी स्किन के लिए सबसे वर्स्ट है। सबसे क्या है? वर्स्ट है। अच्छा अच्छा और भी साबुन आता है। एक और तुमने वो सोप ऐड देखी होगी बहुत सारी, 3 अल्फ़ाबेट का होता है, पीछे एक्स की, एक्स बना होता है। उसका भी पीएच लगभग होता है 10 से लेके 10.5 के आसपास, वो भी बेकार है। और 99% सोप जो यूज़ कर रहे हो, जो ऐड देख के खरीदे गए सोप है, वो सब के सब बेकार है। अब सर अब क्या करें? चेक कैसे करें अच्छा है कि बेकार है? दो तरह से। तुम जो भी कंपनी का सोप यूज़ कर रहे हो, उसकी गूगल पे चेक करो पीएच कितनी है। थोड़ा चेक कर लो, नॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, कि जो तुम्हारा सोप का नाम है उसको सर्च करो नीचे कि पीएच ऑफ दिस सोप, तो पता पड़ जाएगा। अगर पीएच जितनी ज़्यादा इसके क्लोज रहेगी उतना अच्छा है, जितनी इससे दूर जाएगी उतना ही सोप खराब है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, उस सोप को यूज़ करने के बाद भी अपन चेक कर सकते हैं कि अच्छा था या खराब था। सिंपल तरीके से देखना, जब भी तुम नहा के आते हो और नहाने के बाद में अगर तुम्हें स्किन रफ रफ लग रही है, स्किन रफनेस लग रही है तुम्हें स्किन के ऊपर, इसका मतलब सोप उतना ही खराब है। जितनी रफ सरफेस डेवलप हो रही है, इसका मतलब उतना ही वो सोप बेकार है। और जितनी स्मूथ रह रही है स्किन, उतना अच्छा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है अब सुनना। होता क्या है, जो स्किन वाला सरफेस, अभी जैसे इसको देखो, स्किन कैसी है, एकदम स्मूथ है, क्योंकि ये पीएच इस रेंज में बिलोंग कर रही है, 4.5 से 5.5 में। अब मैं इसमें बेस मिलाऊंगा तो क्या होगा, वो बेस वाला पार्ट क्या करेगा, स्किन को रप्चर कर देगा, उसको डैमेज कर देगा। तो अभी ये स्मूथनेस गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वहाँ पे थोड़े थोड़े पोर्स हो जाएंगे, खड्डे पड़ जाएंगे। तो वो क्या होगा, स्किन को डैमेज कर रहा है। थोड़ा मैं तो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ देखना, जैसे तुमने, हर किसी के पास चश्मा होगा, यूज़ किया होगा, गॉगल्स हो या नंबर वाला कोई भी। तो ये मान लो है, और तुमने देखा होगा इसके साथ में ये कवर, तुम्हारे पास कवर के अंदर एक कपड़ा होता है हल्का सा। तो मान लो जब भी डस्ट होता है तो क्या करते हैं अपन इसको साफ करने के लिए, इससे ही साफ करते हैं, इस एकदम स्मूथ वाले सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े से साफ करते हैं, और इसे साफ किया होगा। अच्छा, मैं इस ग्लास को साफ करने के लिए क्या जीन्स का कपड़ा यूज़ कर लूँ? हेलो, जीन्स के कपड़े से घींच लूँ इसको ऐसे साफ करने के लिए, डस्ट हटाने के लिए? नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि क्या पड़ेंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, लाइंस आ जाएगी, स्क्रैच पड़ जाएंगे।
उसी वजह से तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है तुम्हारी स्किन के साथ में। जो तुम PH11 का 10 का यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से स्किन एग्जैक्टली उस पर स्क्रैच पड़ रहा है। उसी की तरह वहाँ पे क्या हो रहा है, रप्चर हो रही है, पूरी डैमेज हो रही है, रफनेस आ रही है वहाँ पे, मॉइस्चर को लूज कर रहा है वो। उसकी वजह से क्या होगा, ये हटने के बाद में कुछ घंटे तक, कुछ सोप तो ऐसे है, जिंदगी बॉय नाम की सोप है, कुछ घंटे तक पीएच को बेसिक बना के रखते हैं। उससे क्या होगा, इजीली ब्लैक फंगस एंटर कर सकता है या किसी भी टाइप का फंगस इन्फेक्शन इजीली हो सकता है स्किन के ऊपर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब सर क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सोप यूज़ करो जो यूज़ करने के बाद में तुम्हें रफनेस नहीं दे, ठीक है, और जिसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी हो, वो तुम्हारे लिए अच्छा सोप माना जाएगा। ठीक है, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग खुद चेक कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फिर भी एक नाम बताता हूँ मैं तुम्हें, पीएच तो उसका भी 9 के आसपास ही है, लेकिन फिर भी उसमें हाइड्रोफिलिक वाली प्रॉपर्टी है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है। उसका नाम है कर्नाटक गवर्नमेंट का एक सोप है, मैसूर सैंडलवुड करके सोप आता है, जो 100 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया की गवर्नमेंट की कंपनी है बेसिकली। वो सोप तुम यूज़ करना, वो उसमें मैक्सिमम इंग्रेडिएंट जो है वो सब के सब नेचुरल वाले हैं, और उसमें चंदन का प्योर ऑयल यूज़ हुआ होता है, वो ऐसा सोप है। ठीक है, ये ट्राई करके देखना, तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ स्किन अगर रफ नहीं लग रही तो इसको यूज़ करते रहना। बाकी तुम नॉलेज वाले इंसान हो, तुम खुद कर सकते हो। तो तुम्हें स्किन को बचाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, मैंने तुम्हें नॉलेज दे दिया। बेसिक रोल किसका है, बफर का है। अब एक बात आती है कि सर ये PH11 रख क्यों रहे है, वो 10 रख क्यों रहे, 11 9 ऐसा रख क्यों रहे, रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि जितना ज़्यादा एल्केलाइन होगा उतनी क्लीनिंग ईजिली होती है, बॉडी पे जो चीज़ें हैं क्लीन करना ईजिली होता है। लेकिन PH11 वाला क्लीन नहीं कर रहा, उसको पूरा खुरेद के बाहर निकाल रहा है, समझो, खींच के नोच के बाहर निकाल रहा है। इसलिए 11 वाला तो फेंक ही दो साबुन, मेरे कहता हूँ 10 वाला पीएच भी फेंक ही दो। 9 तक जितना इसके क्लोज हो, 4.5 से 5.5 के आसपास, उतना बेस्ट है। ठीक, अब इसको देखो एक बार, कहाँ पे गई है, स्विमिंग पूल में गई है। अब क्या होगा, पूल में तुम भी गए होंगे, तो पूल से बाहर आने के बाद भी देखा स्किन रफ हो जाती है, ऐसी रफनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि पूल का पीएच कितना होता है, 9 के आसपास होता है, सॉरी 7 से लेके 8 होता है आइडियली। क्लोरीन मिलाते हैं तो 7 से लेके 8 के बीच में रखते हैं आइडियली, बट कभी कभी वो इतना पता तो है नहीं उनको, रैंडमली डाल देते हैं कुछ भी, तो अमाउंट बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा क्लोरीन मिलाया होगा उतना ज़्यादा रफनेस आएगी स्किन के ऊपर। तो तुम्हें दो काम करने हैं जब भी इंजॉय करने जाओ। पहला, स्किन के ऊपर लगा देना, सन स्क्रीन आती है, और अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन आते हैं जो बॉडी पर लगा के जाओ। तो वो कैसे होने चाहिए, नेचर होना चाहिए हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर को रिपेल करे, ताकि वाटर कम से कम कांटेक्ट में है, पहला चीज़ वो। दूसरा, दूसरा क्या, बाहर आने के बाद जस्ट जैसे ही बाहर निकलो उसी टाइम शावर ले लो, 4-5 मिनट के लिए आराम से नहाओ न्यूट्रल वाले पानी से, ताकि वो जो ऊपर जो तुम्हारी सरफेस पे आया है क्लोरीन वाला सब्सटेंस वो हट जाए वहाँ से। ठीक है, तो इनको बता दिया अपन ने, दोबारा ध्यान रखना। ठीक, तो क्लियर है? सोप क्या यूज़ करना है, थोड़ा और तुम्हें नॉलेज देते हैं, शैम्पू के बारे में बात करते हैं। जैसे खोपड़ी जो होती है उसके बाहर वाली कवर, ह्यूमन स्कैल्प, उसका पीएच होता है 4.5 से 5.5, और जो हेयर होते हैं उसका पीएच होता है 3.5 से 5.5 के रेंज में। ठीक है, तो अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। अब अगर शैम्पू तुम यूज़ कर रहे हो तो शैम्पू कैसा होना चाहिए, कि सर ऐसा होना चाहिए जो इससे अलाइन करे, ताकि बफर सॉल्यूशन बना रहेगा, और बफर सॉल्यूशन बना रहेगा तो स्किन को या हेयर को या स्कैल्प को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुमने अगर बहुत ज़्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लिया तो तुम्हारे बाल जल्दी टूटेंगे। तो अगर तुम्हारे दिक्कत ये आ रही है कि सर हेयर जल्दी टूट रहा है, ब्रेकिंग जल्दी हो रही है, तो समझ जाना तुम्हारा जो शैम्पू है बहुत ज़्यादा वो बेसिक नेचर का है। होना कितना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक। तो अगर तुम्हें इस तरह के हेयर चाहिए तो क्या करो, ऐसा शैम्पू यूज़ करो जो इसके आसपास रहो इसका पीएच। ठीक है, अब वो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, तुम खुद सर्च कर लो, तुम जो यूज़ कर रहे हो उसका पीएच देखो, गूगल पे सर्च करें कि उसका पीएच कितना है। ठीक है, अगर वो इससे अलाइन करेगा, मतलब बफर सॉल्यूशन बनाएगा, तो हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है। कैसी लग रही है, क्यूट लग रही है? हेयर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप सुनो इधर, एक शायरी सुना तो, हजारों चेहरे दिखे इस दुनिया की भीड़ में, हजारों चेहरे दिखे इस दुनिया की भीड़ में, मगर तुम्हारे जैसी क्यूटनेस, मगर तुम्हारे जैसी क्यूटनेस चांद के आशियाने में भी नहीं, चांद के आशियाने में भी नहीं। तो चलो,
टॉपिक पे आते हैं अपन। इनसे अपन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने को पूरा फोकस कहाँ रखना है, पढ़ाई के ऊपर। अब देखते हैं बफर सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, कैसा नेचर होना चाहिए उसका। तो पहली चीज़ क्या क्या है, इट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ पीएच। हर बफर का एक पीएच होता है, उस पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। मान लो किसी का 4.7 है तो वो 4.7 के आसपास रहने की कोशिश करेगा, किसी का 9.6 है तो उसके आसपास रहेगा, ठीक। इट हैज़ अ रिवर्स एसिडिटी और एल्केलिनिटी, मतलब अगर तुम एसिड मिलाओगे तो भी उसको रिवर्स कर देगा, बेस मिलाओगे तब भी उसको रिवर्स कर देगा। कैसे करेगा अभी सीखेंगे अपन, ठीक है। इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, मतलब लंबे टाइम से अगर पड़ा हुआ है बफर सॉल्यूशन कि तुमने बना के रख दिया, तो पड़ा पड़ा ऐसा नहीं कि पीएच चेंज कर ले, वो वही रहेगा जितना पीएच था, तो उसको अच्छा बफर मानेंगे अपन। तो क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। और इट्स पीएच इज स्लाइटली चेंज्ड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। अच्छा, आप एक बात सुनना, जैसे तुम एसिड और बेस मिलाओगे तो पीएच को वो अपोज करेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो पे मेंटेन रखेगा, कुछ तो चेंज होगी होगी पॉइंट के अंदर, कि मान लो 5.7 थी तो 5.71 होगी। लेकिन डायरेक्ट जब मिला रहे थे बिना बफर के, तो पीएच मान लो अगर 1 से चेंज हो रही थी, कि मान लो से 4.7 से 5.7 हो रही थी, बफर के अंदर मिलाओगे तो वो पॉइंट के अंदर चेंज होगी। तो क्या होनी चाहिए, कम से कम चेंज होनी चाहिए, ठीक है, स्लाइटली चेंज होनी चाहिए। तो ये कुछ थी कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम्हें नोट करनी है। अब आर सर कितने टाइप का होता है बफर सॉल्यूशन। दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल बफर और दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। क्या बात कर रहे हो, हाँ पहले ही पढ़ा दिया मैंने, इससे पहले की पहली क्लास में आया था, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस, एग्जैक्टली वही है। तो वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट है वो ही बफर की तरह काम करता है सॉल्यूशन फेज में। हो गया ये तो। दूसरा क्या है, मिक्स्ड बफर, ये दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप, एक तो होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। दो टाइप का ही है, एसिडिक और बेसिक, ठीक। अब सुनना इधर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन किससे बना होगा, पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर अपन डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ये किससे बनाया था सर, ये था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक बफर किससे बनेगा, सुनना, ये बनेगा वीक एसिड से और उसी के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट से, मतलब वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। दो चीज़ें मिलानी है तुम्हें, क्या, एक तो मिलाना वीक एसिड, दूसरा उस वीक एसिड का ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करने के बाद बना है, ठीक। बेसिक बफर किससे बनेगा, ये बनेगा वीक बेस से और दूसरा चीज़ क्या है, उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, मतलब वीक बेस प्लस सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा, वीक एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ऊपर वाले में क्या था, एसिडिक बफर में क्या था, वीक एसिड और सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। एक आइडिया मिल गया तुम्हें। अब पढ़ते हैं वन बाय वन इसको डिटेल में कि ये काम कैसे करता है। तो पहले एक बार सिंपल बफर को देख लेते हैं। क्या है सिंपल बफर, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन वाटर। वीक एसिड वीक बेस का कोई भी सॉल्ट बन जाएगा तो वो सिंपल बफर की तरह काम करता है। कुछ एग्जांपल जैसे CH3CuNH4+, ये वीक एसिड का पार्ट है, एसिटिक एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, उनसे बना सॉल्ट, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सिंपल बफर। ऐसे फॉर्मिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgOH और HCN, NH4OH और HCN, इन सब का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, तुम्हारा सिंपल बफर सॉल्यूशन, ठीक। अब बात आती है कि सर ऐसा इसमें क्या है कि वो पीएच को रोक रहा है, कि पीएच चेंज होने को रोक रहा है, मतलब बढ़ा भी नहीं रहा कम भी नहीं रहा, कि एसिड मिलाने पे भी बैलेंस कर दिया, बेस मिलाए तब भी बैलेंस कर दिया, तो उसको बोलते हैं बफर एक्शन। कि काम कैसे कर रहा है उसको अपन समझते हैं। क्या है, सिंपल बफर के लिए चेकते हैं हम बफर एक्शन, ये काम कैसे कर रहा है। तो एक काम करते हैं, कोई एक बफर सॉल्यूशन ले लेते हैं, उससे अपन चेक कर लेते हैं। तो सिंपल बफर में कोई एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया ये CH3COH वाला और अमोनियम आयन वाला, ये CH3CuNH4, इसका मैंने सॉल्यूशन ले लिया। सर ये तो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का मैं सॉल्यूशन लूंगा तो टूट जाएगा सर, ये तो किसमें टूटेगा, एक तो बनेगा एसीटेट आयन और एक बनेगा अमोनियम आयन, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा पूरा टूट जाएगा, ठीक है।
अब मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं एसिड मिलाऊँ तब क्या होगा, बेस मिलाऊँ तब क्या होगा। ठीक है, चलो। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लेते कि मैंने HCl मिलाया, तो HCl मिलाओ, वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसी के साथ में, इनके में से किसी के साथ में। तो सर HCl से आएगा H+। H+ मतलब प्लस वाला पार्ट है, कैटाइन वाला पार्ट, तो वो किससे कंबाइन होगा, सर माइनस वाले से कंबाइन होगा। तो मिला दो, तो जैसे ही मैं HCl मिलाऊंगा तो इससे रिएक्शन करने ये आ जाएगा, कौन, CH3CO-। और ये इससे रिएक्शन करके ये बना देगा एक वीक एसिड CH3COH, और साथ में बना होगा Cl-। ये क्या है, वीक एसिड। और वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, <5%। तो इसका मतलब pH चेंज नहीं हुई। तो तुमने जो एक्स्ट्रा H+ मिलाया यहाँ से, वो एक्स्ट्रा H+ इसके साथ रिएक्ट करके कंबाइन हो गया। अगर सॉल्यूशन के अंदर H+ आएगा तो pH चेंज होगी, बट H+ आया था लेकिन वो तो चला गया इसके साथ रिएक्शन करने में, इसका मतलब pH को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक। अब सर अगर बेस मिलाओ तो बेस में क्या होता है, OH- होता है, तो वो नेगेटिव वाला पार्ट इससे रिएक्शन कर लेगा। जरा याद देखते हैं। तो अगर मैं बेस मिलाऊँ, स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, एग्जाम्पल के लिए NaOH मिलाते हैं, तो मैंने NaOH मिलाया, तब कौन रिएक्शन करने आएगा, अमोनियम आयन, तो वो बना देगा NH4OH, और साथ में बन जाएगा Na+। तो सर यहाँ पे OH आया तो था, लेकिन वो इसके साथ रिएक्ट करके बिजी हो गया, क्या बनाया इसने सर, ये बनाया वीक बेस। इसका मतलब सर अभी OH- गायब हो गया, मिलाया लेकिन रिएक्ट करके कंबाइन हो गया। तो सर क्या हो गया, पीएच में चेंज नहीं, क्योंकि OH अगर बनेगा या कंज्यूम होगा तो पीएच चेंज होगी। यहाँ पे तो क्या हो गया, गायब हो गया पूरा ही। इसका मतलब सर वीक बेस बन गया, इसका मतलब पीएच चेंज नहीं हो रही, तो ये थी इसकी बफर एक्शन। तो स्मॉल ड्रॉप, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, दोनों केस में क्या हो जाएंगे, वो कंबाइन होके न्यूट्रल बन जाएंगे। और वीक बेस का पीएच कुछ चेंज होने वाला नहीं है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनता तो चेंज हो जाता। अब इसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो वो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, 7+हाफ ऑफ PK - PKB। ये कब था, ये 25 डिग्री पे, याद आया कुछ। तो 25 पे अपन इसके जो पीएच का फॉर्मूला था वही इसके पीएच का फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। अगर तुम्हें इन जनरल लिखना हो तो यहाँ पे लिख देना हाफ ऑफ PKW। ये 25 पे तो क्या बन जाता है, 14/7 बन जाता है। इन जनरल क्या आता है, हाफ ऑफ PKW प्लस PKA - PKB। तो ये था अपना सिंपल बफर कैसे काम करता है, उसका एक्सप्लेनेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या गारंटी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। हेलो सर, क्या गारंटी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, क्या पता रिएक्शन हो ही नहीं रही हो तो। सेम चीज़ यहाँ पे, सर इसकी क्या गारंटी है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, अगर बैकवर्ड आ रही होगी तो H+ बच जाएगा। तो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, क्या होता है, रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ। इसके अंदर भी बड़ा, आयनिक के अंदर भी बनना पड़ रखा है, पीछे वाली वीडियो देखो। रिएक्शन ऑलवेज मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अब जरा चेक करते हैं, सर ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो कैसा है, वीक एसिड है, रिएक्शन क्या स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी, हाँ सर, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसलिए H+ कंबाइन हो गया। ठीक। इधर देखते हैं, इधर चेक करते हैं क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, सर ये NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, और रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक की तरफ मूव कर रही है, हाँ सर, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीक की तरफ ही मूव कर दिया। ठीक है, कैसे काम करता है, क्यों करता है, बता रहे रीजन। और पीएच निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है 7+हाफ ऑफ PK - PKB। इस पे क्वेश्चन अपन ने पहले कर दिया, वही क्वेश्चन वापस कर देना। अब देखते दूसरे टाइप पे, वो है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ये दो टाइप का, एक होता है एसिडिक, होता है बेसिक। एसिडिक किससे बनेगा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बोलो या सॉल्ट बोलो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। पढ़ लेते क्या लिखा है। एन एसिडिक बफर क्या होता है, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। सॉल्ट किसके साथ में, विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। जैसे ये वीक एसिड है, उसी के अंदर उसका सॉल्ट ले लिया, NaOH के साथ रिएक्शन करा के, तो सोडियम एसिडेट, तो वीक एसिड और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। ऐसे HCN वीक एसिड है, KOH के साथ रिएक्शन करा के बनाते हैं KCN, तो इनका मिक्सचर बनेगा, ये पूरा बनेगा एसिडिक बफर। सेम H2CO3 और NaHCO3। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड के साथ में सोडियम फॉर्मेट। ऐसे यहाँ पे NaH2PO4 और Na2HPO4, ये जो है वो दोनों की तरह काम कर रहा है। ये अगर यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर इसको बेस मानोगे तो कॉन्जुगेट एसिड, इसका मतलब ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। एसिडिक बेसिक दोनों बफर की तरह काम करता है, इसको तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में।
तो समझ में आ गया सर क्या होता है एसिडिक बफर, वीक एसिड और उसमें उसी का सॉल्ट जो किससे बनाया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाने से। ठीक है, ये तुम्हें पहचानना आना चाहिए। अब सर ये काम कैसे करता है वो तो अपन ने पहले भी सीखा था, वापस देख लेते हैं एक बार। पहले देखा था अपन ने किसी सिंपल बफर के लिए, अब देखते हैं अपन मिक्स बफर के लिए। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जरा यहाँ देखो, तो बफर एक्शन देखनी है मुझे एसिडिक बफर की, तो एक काम करते हैं अपन, क्या ले ले, एक तो ले लेते हैं अपन एसिटिक एसिड, पहले इसे समझा रहा हूँ मैं, और उसी का एक सॉल्ट, तो वो ले लिया मैंने CH3COO Na। ये मेरे पास एसिडिक बफर है। अब मैं उसमें कुछ मिलाता हूँ, लेट इफ सम ड्रॉप ऑफ HCl इज एडेड इन द बफर सॉल्यूशन, तो क्या होगा सर, HCl आएगा तो इनमें से किसी एक से रिएक्शन करेगा। अच्छा, ये अगर एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अरे सॉल्ट उससे तो बना होगा, कॉन्जुगेट बेस वाले पार्ट से सॉल्ट बना होगा। ठीक है, तो सर अगर HCl मिलाऊंगा, HCl मतलब एसिड है, तो क्या एसिड इससे रिएक्ट करेगा या उससे रिएक्शन करेगा, बताओ। सर एसिड इससे तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सेम नेचर के है, तो उससे रिएक्शन करेगा। इसका मतलब जैसे मैं HCl मिलाऊंगा वो कंबाइन हो जाएगा CH3COO Na के साथ में, और क्या करेगा, ये सब बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा और NaCl बन जाएगा। CH3COH बना देगा और बन जाएगा NaCl। तो सर ये तो बन गया आपका वीक एसिड। तुमने जो एक्स्ट्रा H+ मिलाया था, वो एक्स्ट्रा H+ तो क्या आ गया, इसमें खत्म हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया वीक एसिड में। इसका मतलब पीएच चेंज नहीं हुई, नो राइज इन H+ कंसंट्रेशन, सो पीएच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सर अगर बेस मिला था तो इफ सम ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मान लेते हैं NaOH इज एडेड, अगर मैं ये मिला दूँ, तो सर ये बेस मिला रहा हो तो बेस किससे रिएक्शन करेगा, क्या बेस बेस से रिएक्शन करेगा, नहीं सर, वो बेसिक से रिएक्शन नहीं करेगा, बेस रिएक्शन करेगा एसिड से। लाओ करो रिएक्शन, तो ये NaOH रिएक्ट कर रहा है इस CH3COH के साथ में, तो सर एसिड बेस से सॉल्ट बन जाता है, उससे बन गया CH3COONA और प्लस बना होगा H2O, यही बना। तो सर अभी भी ये क्या बना, सर ये तो सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो सर ये तुम्हारा जो NaOH का OH आया था, लेकिन वो रिएक्ट करके खत्म हो गया, इसका मतलब नो राइज इन OH माइनस कंसंट्रेशन, सो पीएच इज कांस्टेंट। तो ये था इसका काम करने का तरीका, इस तरह से बफर एक्शन होती है। तो एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, एसिड मिलाओगे तो बेसिक वाले पार्ट से रिएक्शन करेगा, बेस मिलाओगे तो एसिडिक पार्ट से रिएक्शन करेगा, और दोनों मिलके आपस में रिएक्शन को करवा के पीएच को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक। अब सर अगर पीएच निकालनी हो तो, जैसे पीएच सॉल्यूशन निकालनी है इस बफर सॉल्यूशन की पीएच, तो कैसे निकालेंगे, तो चलो उसका डेरिवेशन कर लेते हैं अपन। इतना लिख दिया, तो बफर एक्शन समझा दी मैंने, पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, कोई एसिड लेते हैं अपन, अभी लिया था वही ले लेंगे। अरे अभी लिया था CH3COH ये वाला, और क्या लिया था CH3COONA, इससे ही कर ले, या एक काम करते हैं अपन इन जनरल कर देते इन जनरल। तो CH3COH को हटा के मैं लिख देता हूँ कोई भी एक वीक एसिड, कोई भी वीक एसिड मतलब HA लिख देता हूँ। ठीक है, और इस वीक एसिड का NaOH के साथ में सॉल्ट, तो वो बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, NaA। ये वीक एसिड और ये उसी का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कह सकते हो उसको कॉन्जुगेट इसका। ठीक है, ये दोनों मैंने ले लिया। सर ये सॉल्ट तो पूरा पूरा टूटेगा, बट वीक एसिड पूरा पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा ही टूटेगा, 2 4 5%। तो इस वीक एसिड को अपन कहते हैं डिसोसिएट, इस HA को करो डिसोसिएट H+ में और A- में। ठीक है, सर इसका लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, कैसे लिखेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ H+ A- डिवाइड बाय HA, ऐसे लिखते हैं अपन। सर इससे H+ की वैल्यू बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H+, एक्टिविटी ऑफ H+, क्या आएगा सर, Ka, इन दोनों को उधर भेज दो, इनटू HA डिवाइड बाय A-, ये आएगा। अब एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, A- यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। अब ये जो Na है आपका, थोड़ा इसको रुको,
लाइन सीधी खींचते, ठीक है चल जाएगा। ये जो Na है वो तो क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो पूरा टूटेगा। इसका मतलब जो A माइनस आने वाला है सॉल्ट से, और यहाँ पे जो A माइनस आया एसिड से, इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली सर वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो टूट रहा है 100%, ये टूट रहा है 2 4 5%। तो इसका मतलब ये जो A माइनस यहाँ लिखा हुआ है वो वैल्यू कहाँ से आई हुई है? उस सॉल्ट से आई हुई है, ठीक है, वो लास्ट में लिख दूंगा मैं। A माइनस की जो वैल्यू रखनी है वो कौन सी रखनी है? इससे तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि 2 4% टूट रहा है, उससे क्या आ रहेगा? तो ये टूट रहा है पूरा 100%, उसलिए अपन वो वैल्यू वहाँ रख देंगे अपन। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मुझे लगानी है पीएच, तो मैं लॉग लेता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। वो पीछे लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में। इसको याद रखना, क्या लिखा है, एच प्लस इज इक्वल टू के ए इंटू एच ए बाई ए माइनस, टेकिंग लॉग। तो लॉग लेने पे क्या आएगा, लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ एच ए बाय ए माइनस, यही आया। चेक कर लो, दोनों तरफ लॉग लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉग लगाया है। अब लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होने पे प्लस में लिख देते इसको अपन, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया मैंने, के ए वाले टर्म को और एच ए बाई ए माइनस को, दोनों को अलग दिया। अब मैं करता हूँ दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो सर इधर हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए, और ये हो जाएगा माइनस लॉग एच ए बाय ए माइनस, यही तो होगा, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करके। सर माइनस को मिला के ये क्या बन जाता है, माइनस लॉग एच प्लस, क्या पी एच बनता है? हाँ सर पी एच बनता है। क्या माइनस लॉग के, माइनस को मिला के पी के बनता है? हाँ सर। अच्छा माइनस को अगर मुझे हटाना है तो लॉग की प्रॉपर्टी उसको रिवर्स कर दो, लॉग के अंदर को अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है। इसको हटा के देखो तो ऊपर आएगा ए माइनस, नीचे आएगा सॉल्ट। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो सर ये बन गया आपके पास पी एच, ये बन गया पी के ए प्लस लॉग, ऊपर आ गया ए माइनस, और नीचे आ गया एच ए, यही तो आया। इसी को अपन ने इस तरह से याद करना अपने को, ए माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस, और एच ए क्या है, एसिड। तो पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, या फिर तुम चाहो तो कॉन्जुगेट बेस की जगह सॉल्ट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बेस वाला पार्ट सॉल्ट से ही तो आ रहा है। अरे ए माइनस आ कहाँ से रहा है, ये तो देखो, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये ए माइनस किससे आ रहा है, ये किससे आ रहा है, सॉल्ट से आ रहा है, सॉल्ट का पार्ट है। तो कॉन्जुगेट लिखो या सॉल्ट लिखो, बात एक ही है। अब तुम्हें इसको डायरेक्टली याद रखना है, ये वाले फॉर्मूले को, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड लिखो, या फिर ज़्यादा बेटर मैं मानता हूँ कॉन्जुगेट बाय एसिड, कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, ठीक है। ए माइनस क्या है, ए माइनस है इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्ट की, तो वही से तो आएगा। और एच ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, एसिड की, ठीक है। एसिड की एच ए और सॉल्ट की ए माइनस। इस इक्वेशन का नाम क्या है, हैंडरसन, हैंडरसन हैसलबाल्च इक्वेशन, एच एस इक्वेशन है ये। तो इसको तुम्हें याद रखना है, हो जाएगा। डेरिवेशन मैंने एक बार बता दिया किसका, एसिड का, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है वो बेस के लिए है, तो वो तुम्हें करना है एज इट इज़, यही स्टेप फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे लिया था वीक एसिड सॉल्ट, उसकी जगह तुम्हें लेना वीक बेस और सॉल्ट, फिर वीक बेस को तोड़ दो, उससे ओ एच आएगा, उससे पी ओ एच आएगा, फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसे मॉडिफाई करना है, वो तुम्हें करना है, ठीक है, थोड़ी देर बाद में कर देना। यहाँ तक ठीक है, इतना हो गया। चले आगे, कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। अब है इफेक्टिव बफर रेंज, कि सर बफर तो बन गया, पीएच को रोक रहा है, एसिड को भी रोक रहा है, बेस को भी रोक रहा है, पीएच को मेंटेन कर रहा है। सर अच्छा बफर, उसकी कोई अच्छी एक रेंज होगी ना कि हाँ सर यहाँ से अगर यहाँ तक काम कर रहा है तो बढ़िया रेंज है, तो उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव बफर रेंज, मतलब इफेक्टिवली किस रेंज में बफर बेटर वर्क करेगा, किस रेंज में बेटर परफॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं अपन बफर की रेंज। तो वो होती है 10 टाइम से लेकर 1/10 किसकी, उस सॉल्ट की और एसिड की रेशियो का, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस आया और एसिड है उसका जो कंसंट्रेशन का रेशियो निकालोगे, तो उसके 10 टाइम से लेके 1/10 तक की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव बफर रेंज। अब सर पीएच की टर्म में बताओ वैल्यू कितनी आएगी, तो अपन उसको चेक करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करते फॉर्मूले को, जरा यहाँ देखना। अगर ये 10 के इक्वल हो तो क्या होता, पहले उसको देखते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, वीक एसिड, इज इक्वल टू, अगर ये 10 हो, मान लेते 10 है तो क्या होगा, और दूसरी बार अपन यहाँ लिख देंगे, इफ इफ
कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड इज इक्वल टू 1/10। दोनों ले लेते हैं, उससे अपन को रेंज मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो पीएच की बात करते हैं अपन देन। तो सर पीएच का फॉर्मूला था पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड या कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड मतलब 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो सर पीएच आ गई मेरे पास पी के ए प्लस 1, ये तो आ गई मेरे पास वैल्यू। इधर रखने पे क्या आएगा सर? सर यहाँ पे बताओ देन पी एच इज इक्वल टू पी के ए, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड या कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड 110। इस 10 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा? यह आ जाएगा माइनस, लॉग की प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल करने पे माइनस आता है। तो 10 हो गया लॉग 10 1, लेकिन माइनस के अंदर। तो सर मेरे पास पी एच आ जाएगा पी के ए -1। तो रेंज मिल गई मेरे को पी के ए -1 से लेके पी के ए +1 के बीच में, ये होगी मेरी इफेक्टिव बफर रेंज। क्या आ गई? इफेक्टिव बफर रेंज। कहाँ से? पी के ए -1 से लेके पी के ए +1 तक। अगर इस रेंज में है तो वो उसको बोलेंगे इफेक्टिव बफर मानेंगे। ठीक, तो तुम्हें याद रखना है, इसको मिला के ऐसे लिखते हैं कि पी एच इज इक्वल टू पी के +-1। क्या लिखते हैं? +-1, दोनों को एक साथ लिखते हैं। अब सर ये तो ठीक है कि इसमें इफेक्टिव है, सबसे बेस्ट कब है ये बताओ कि सर किस टाइम पे, मतलब किस मोमेंट पे सबसे बेस्ट बनेगा, बेस्ट बफर कब बनेगा? चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो इफेक्टिव की रेंज क्या आ गई? पी एच इज इक्वल टू पी के +-1। ठीक, अब बात करते हैं कि मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम सबसे इफेक्टिव। एक काम करते हैं, पहले उसकी कंडीशन होती होगी, जैसे बफर का इफेक्टिव के लिए क्या थी, 10 टाइम से 110 तक थी, ऐसे इफेक्टिव होने के लिए रेशियो 1 आता है। क्या होना चाहिए रेशियो? कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड कितना होता है इसके लिए? 1 होता है, तो होता है वो मैक्सिमम बफर एक्शन शो करता है। तो सर इसमें पीएच निकालो जरा, तो उससे पीएच आएगी पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड मतलब 1, 1/1 1। तो सर इससे आ गया आपके पास पी एच इज इक्वल टू पी के ए, पी एच इज इक्वल टू पी के ए। इस टाइम पे सबसे बेस्ट वर्क करेगा जब पी एच इज इक्वल टू पी के, या फिर कंसंट्रेशन का रेशियो कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, इसको भी याद रखना और इसको भी। वैसे ये जो चीज़ है इसको अपन, ये जैसे 1 क्यों लिया मैंने, इसको अपन डेरिवेशन से प्रूव भी कर सकते हैं। वो लास्ट पार्ट में बताऊंगा पीछे वाले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो के एंड वाले पार्ट में आएगा। जब डेरिवेशन करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रूफ चाहिए जिसको भी, तो वो लास्ट तक बने रहना। बाकी जिसको याद करना वो याद कर लो, प्रूफ बताऊंगा लास्ट में, एक डेरिवेशन कराऊंगा तब इसका बफर कैपेसिटी का। यहाँ तक ठीक है? तो रेंज क्या है? पी एच इज इक्वल टू पी के +-1, इसमें है तो वो इफेक्टिव बफर काम कर रहा है। सबसे बेस्ट कब होगा? जब पी एच इज इक्वल टू पी के होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। अब तुम्हें इतना समझ में आया कि नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन करने से। अगर तुमने क्वेश्चन कर दिया तो इसका मतलब समझ में आ गया, और क्वेश्चन नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट वीक रह गया होगा, तो वो क्वेश्चन के थ्रू अपन वापस पॉलिश कर देंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। A solution is prepared by mixing acetic acid and sodium acetate with the following specification. Concentration of acetic acid दिया 10⁻³ और दिया सोडियम एसिटेट 10⁻²। तो पहले क्वेश्चन आते ही ये पता लगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है ये। सर पीएच की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, है कैलकुलेट पीएच, मतलब सर आयनिक का पार्ट तो है। अब उसमें पहचानो आयनिक के अंदर क्या किस तरह की पीएच पूछ रहा है। सर इसमें ये वीक एसिड दिख रहा है, और वीक एसिड का ये सॉल्ट दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, इसका मतलब सर बफर बन रहा है, इसका मतलब बफर का लगेगा फॉर्मूला। और कौन सा बफर बन रहा है सर? ये वीक एसिड मतलब एसिडिक बफर बन रहा है। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला कुछ तरीका होता है कि? हाँ सर अभी पढ़ा जस्ट, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, ये लगा दो फॉर्मूला। बताओ आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है? सर पी एच इज इक्वल टू पी के ए, सर के की वैल्यू दी है, पी के नहीं दिया, तो पी के मतलब -log 10⁻⁵ प्लस लॉग बेस, कॉन्जुगेट बेस का मतलब सॉल्ट, सॉल्ट है 10⁻², और एसिड है 10⁻³ एसिड कितना है? 10⁻³
तो सर ये तो पावर आगे लाओ खींच के, ये 5 आ गया, प्लस ये हो गया लॉग के अंदर 10, लॉग 10 मतलब 1, 5 और 1 6, ये हो गया मेरा आंसर। कितना आंसर है? देख, इट्स सो इजी। चेक करें, चेक करें। हाँ सर, सही है। चलो ये ट्राई करो जरा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 टू पावर -2 मोलर। हाँ ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो एक बार। बस क्वेश्चन छोटा सा ही है, 1 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर ट्राई करो कितना आंसर आ रहा है। जल्दी, वीडियो रोक लो। देखो सीखने के लिए अगर आए हो तो वीडियो रोक के ट्राई करो, और मूवी की तरह देखने के लिए आए हो तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे पढ़ना था वैसे पढ़ो। बाकी सीखना अगर तुम्हारा पर्पज़ है कि हाँ सर जेई नीट क्वालिफाई करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो ट्राई करो, वीडियो रोको, ट्राई करो और आंसर कमेंट करो। अदरवाइज फिर जैसे टाइम पास करना है, मूवी की तरह देखना है देखो। अब मैं कर रहा हूँ, देखना इधर क्या लिखा है। मिक्स किया, किसको किया है सर? ये वीक एसिड है, ठीक है सर, और सर इसका सॉल्ट है ये, इसको मिक्स किया है। चलो सर चेक करते हैं। तो पी एच इज इक्वल टू क्या होता है? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस एनाइन वाला पार्ट प्लस वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस अपन वीक एसिड, उनकी कंसंट्रेशन क्या लिखो बताओ। पी के ए सर, के दिया 10⁻⁻6 तो डायरेक्ट आ जाएगा 6। अरे के दिया ने पे माइनस लॉग 10⁻⁻6 सीधा 6 बन जाएगा, प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे होती है गलती, तुम रखोगे 10⁻⁻1 और नीचे आएगा 10⁻⁻2, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा सर? 10 ऊपर चला जाएगा वो, तो 6 और 1 7। यही होती है गलती। गलती क्या, सुनो इधर। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो कॉन्जुगेट कितना है। सर ये जो CH3COH का जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको, HCO वाला पार्ट, ये तो सॉल्ट है सर। हाँ सर, सॉल्ट टूटता है, तोड़ दो। सर इससे बनेगा ये वाला HCO माइनस के 2 मोल, और बनेगा Ca+2। तो सर स्टार्टिंग में अगर ये 10⁻⁻2 था, ये 0 0 रहे होंगे, तो कुछ टाइम बाद में टी टाइम में ये 0 हो गया होगा, और ये बना होगा 2 × 10⁻⁻2, और ये बना होगा 10⁻⁻2। अरे ये ध्यान आया कि ये, क्योंकि इसके एक फॉर्मूले में 2 है, 2 कॉन्जुगेट पार्ट बन रहे हैं इसके, 2 कॉन्जुगेट बेस है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो 2 × 10⁻ कितना, सॉरी -2 नहीं है, ये कितना है यहाँ पे, माइनस कितना है 1। क्योंकि वैल्यू 10⁻⁻1 है, तो 2 × 10⁻⁻1। अब सॉल्व करो, अब वो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो 10⁻⁻2 चला गया ऊपर, तो सर ये हो गया 2 × 10, अलग अलग कर दो तो 6 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 10, 6 प्लस ये 0.3 समथिंग आएगा, ये आएगा सर 1, तो 7.3 समथिंग, 7.3 समथिंग, ऑप्शन डी। बस यहाँ पे मिस्टेक होती है, वो बता दी मैंने तुम्हें, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क किया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा काम का है। 7.3, सिंपल है। चेक करें आंसर क्या दिया है। गुड, करो ट्राई। क्या पूछा है? हाउ मच वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम पूछ रहा है अब की बार, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है सर, शुड बी डिजोल्व टू मेक 100 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। उसको इसमें मिक्स किया है, ठीक है। टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच तुम्हें दे रखी है, और पी के तुम्हें दे रखा है, और 10⁻1.26 भी तुम्हें दे रखा है। चलो जरा चेक करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पहचानना सीखो कि बफर से आया है कि नहीं आया है। तो नाम लिखा बफर मतलब बफर से आया होगा। अब चेक करो कौन सा टाइप का बफर है, सिंपल बफर है, एसिडिक है, बेसिक है। सर वीक एसिड दिया हुआ, एसिडिक एसिड मतलब एसिडिक बफर है, तो उसका पहले लगाओ फॉर्मूला। तो सर पी एच इज इक्वल टू होता है PKA प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, यही होगा कंसंट्रेशन उनकी। सर पीएच की वैल्यू कितनी है? सर पीएच की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 6। सर PKA की वैल्यू क्वेश्चन में दी है अपन को 4.74।
प्लस लॉग, लॉग बेस 10 होता है, नहीं लिखा मतलब बेस 10 ही है। कॉन्जुगेट बेस कितना है सर, नहीं पता, क्या पता है सर? पता है 10 ml नहीं 100 ml ऑफ 0.2, तो कितना आएगा 100 × 0.2, मतलब मोल लिखने बेसिकली यहाँ पे, ऊपर रखना है क्या, मोल रखना था कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोल अपन वॉल्यूम करेंगे। तो 100 × 0.2 कितना आएगा सर? 100 × 0.2 करने पे आएगा सर 20। तो मैं इसको थोड़ा सही लिखने की कोशिश करता हूँ, ऐसे 20 डिवाइड बाय 100 प्लस वी, ये आएगी इसकी कंसंट्रेशन। तो 20 क्या था, 20 इसका मिली मोल था, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करने पे आता है मिली मोल, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम कितना 100। ठीक, नीचे डिवाइड बाय एसिड के बारे में बात करते हैं। सर एसिड की कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन उसकी मोलरिटी पता है सर 0.2, तो 0.2 इंटू उसका वॉल्यूम कुछ होगा, 0.2 इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 100 प्लस वी। ये समझ में आया? कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन और नीचे एसिड की कंसंट्रेशन। ये 100 प्लस वी क्यों किया मैंने, क्योंकि जब दोनों को मिलाऊंगा मैं तो इसका वॉल्यूम भी उसका कुछ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो 100 प्लस वी हो गया। तो फाइनल मोल फाइनल वॉल्यूम, तो हमेशा मोल ऊपर आ गया, 20 मिली मोल में था, ये भी ml में था तो मिली मिली कट जाएगा। तो सर ये तो वैसे ही कटेगा, हाँ सर काट दो। अब दोबारा अपन लिखेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन में। सर इसको उधर लगे सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से माइनस करो, तो सर ये आएगा 1.26 इज इक्वल टू लॉग बेस 10, इधर क्या बचा 20 बाई ये 0.2 हुई। सर ये लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग आएगा, मतलब 10 की पावर आएगा 1.26, और 10 की पावर 1.26 कितना होता है सर? वो होता है 18.2 इज इक्वल टू सर यहाँ पे एक काम करो, इसको पॉइंट को हटा दो, जीरो बना दो, फिर 2 से इसको काट लो, तो सर ये आ जाएगा 100। तो सर ये आएगा 100/v, वी को इधर भेजो, इसको इधर लो, तो वी आएगा मेरा 100/18.2। अच्छा अगर ये 20 होता है नीचे तो 5 आ जाता, बट 20 से कम मतलब 5 से ज़्यादा आएगा। 5 से ज़्यादा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर ऑप्शन दिख रहा है सी, 5.49 ml के अंदर चल रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। ऑप्शन देख के ऐसे ही अपन लगा देंगे आइडिया कि हाँ 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो आंसर आना चाहिए मेरा सी। समझ गए? ईजी था, इट्स सो ईजी। चेक करें आंसर, ठीक है, गुड। इधर क्या क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 6 मोल, 6 मोल किसके, एसिटिक एसिड के, विथ विथ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। गिवन दैट द एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ एसिटिक एसिड दिया 10⁻⁵, पीएच फाइंड करनी है। तो पहले तो क्वेश्चन पहचानेंगे अपन कि ये क्या पीएच बफर से आई है कि नहीं आई। एक काम करते दोनों को मिला के देखते, रिएक्शन करा के देखते क्या हो रहा है। तो सर ये कह रहा है एसिटिक एसिड को लाओ, हाँ सर ये एसिटिक एसिड आपका CH3COH किससे रिएक्ट कर रहा है सर, ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है। तो सर ये एक एसिड है एक बेस है तो सॉल्ट बनेगा, हाँ सर CH3CONA सॉल्ट बनेगा, और वाटर। ठीक है सर ये रिएक्शन लिख दिया अपन ने। अब T=0 पे क्या क्या तुम्हें गिवन है, बताओ क्या गिवन है सर? ये एसिटिक एसिड के मोल दिए कितने, 6, ये सर 6 मोल दिए हैं, और NaOH के मोल कितने दिए सर, 1 मोल। स्टार्टिंग में तो ये 0 होगा, ये भी कुछ होगा ही नहीं सर। कुछ टाइम बाद में टी टाइम पे सर इनमें से ये बन गया लिमिटिंग, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, तो सर ये पूरा पूरा खत्म हो गया सर, ये तो हो गया 0। अगर ये 1 मोल खत्म हुआ तो इसमें से 1 मोल खत्म होगा, तो सर ये बच जाएगा 6 - 1 मोल। अब इतना बच गया, ये कितना बच गया, ये सर ये 1 मोल बच गया, वाटर कितना आ गया 1 मोल। याद रख, ठीक है। स्टैइक्योमेट्री 1:1 थी, तो इसका अगर 1 मोल खत्म हो, इसका 1 मोल खत्म होगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बच गया सर सॉल्यूशन में एक तो बचा ये वीक एसिड बचा, और सर उसका एक सॉल्ट बचा, ये कॉन्जुगेट बेस। तो सर एक वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, मतलब अब बन गया सर ये एसिडिक बफर। इन दोनों को मिलाओ, क्या बन गया इनसे, एसिडिक बफर बन गया सब ये। तो अब फॉर्मूला किसका लगा दे, एसिडिक बफर का। क्या होता है फॉर्मूला, तो सर pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट कितना है सर, ये सॉल्ट 1 मोल है, बट सर यहाँ रखते हैं अपन कंसंट्रेशन, तो 1 बाय कुछ वॉल्यूम होगा टोटल, जो भी होगा, इधर भी वॉल्यूम आएगा उधर भी वॉल्यूम आएगा तो कट जाएगा, इधर हो गया 5/वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन ये भी कंसंट्रेशन।
ये सॉल्ट की, ये एसिड की। सर पीएच कितना है, वही तो फाइंड करना है। सर पी के, उस समय सर के दिया आपको, तो पी के कितना आ गया, 5 आ गया उससे, प्लस लॉग, ये 1/5 हो गया सर। और 1/5 को लिखूँ मैं 2/10, ताकि log 2 और log 10 मेरे को पता है। इससे मेरा आंसर आ जाएगा pH = 5 प्लस log 2 माइनस log 10। तो log 10 होता है 1, तो 5 में से पहले 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, और 4 और log 2 मतलब 0.3, तो 4 और 0.3 हो गया सर 4.3। सर आंसर आ गया मेरा बी। क्या आंसर आ गया, बी। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चेक करें आंसर। ये देखो, कैलकुलेट द पीएच, ठीक है सर, पीएच फाइंड करनी है। आफ्टर द एडिशन ऑफ, क्या ऐड करना है, 80 ml एंड 100 ml, अच्छा दो ऐड करना है अलग अलग, रेस्पेक्टिवली ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH ऑफ 100 ml और 0.1 नॉर्मल CH3COH। अच्छा, पी के ऑफ एसिडिक एसिड दे रखी है, तो तुम्हें अच्छा दो क्वेश्चन एक साथ पूछे हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाना होगा, तो एक में दो पार्ट पूछ लो। एक बार 80 ml मिलाया, दूसरी बार कितना मिलाया, 100 ml। NaOH मिला रहे हैं अपन, किसमें मिला रहे हैं, बट ये अलग अलग वॉल्यूम की दिया है, तो दो बार करने के लिए ठीक है। तो एडिशन किया, एक बार 80 ml के लिए करते हैं पहले, पहला वाला केस 80 ml के लिए। इसका 80 ml 0.1 नॉर्मल NaOH का, और उसको मिक्स किया अपन ने इसके अंदर, इसको अपन ऐसा लिखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक साथ है, 100 ml 0.1 बोले ये एक साथ है, ठीक है। अब उसको मिक्स किया अपन ने, 80 ml कौन है, NaOH, पहले उससे करते हैं कैलकुलेशन, फिर करेंगे अपन 100 ml से। तो सर NaOH को लाओ, किसके साथ रिएक्ट करेगा NaOH, सर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, CH3COH, क्या बनेगा सर, सॉल्ट बनेगा, CH3CONA प्लस वाटर बनेगा, ठीक। सर T = 0 पे क्या हो रहा है, NaOH कितना है, सर NaOH है आपके पास 80 ml, और NaOH की नॉर्मलिटी दिया 0.1, तो 0.1 इंटू 80 कितना होगा सर, 8 मिली, 8 मिली, ठीक है। सर एसिटिक एसिड कितना होगा, सर वो दिया 100 ml और 0.1, इसका मतलब सर ये है 10 मिली। अब ये नॉर्मलिटी दिया तो इक्विवेलेंट आएगा, मोलरिटी होता तो मोल लिखते, नॉर्मलिटी में क्या आता है, इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट है ये, सर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। कुछ टाइम बाद में, फ्यू मिनट्स लेटर, ये लिमिटिंग है, ये खत्म हो जाएगा सर, ये 2 बच जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। अरे ये पूरा खत्म हो गया 8, इसमें से 8 माइनस कर दो, इधर इधर बन गया। अब सॉल्यूशन में क्या बचा सर, वाटर से मतलब नहीं है सर, ये दोनों बच गए, सॉल्यूशन में ये दोनों बच गए। ये दोनों कौन कौन है सर, ये तो है एसिड, ये है उसका सॉल्ट, इसका मतलब सर बन गया एसिडिक बफर। क्या बना, एसिडिक बफर बन गया। तो एसिडिक बफर के लिए सर पीएच लगा हुआ फॉर्मूले का, तो पी के ए, सर पी के ए क्वेश्चन में दिया है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, सर ये बना सॉल्ट 8, ये एसिड 2। अच्छा वॉल्यूम भी आएगा नीचे, पर वॉल्यूम दोनों के नीचे आएगा, तो वैसे ही कटेगा। अरे नीचे भी वॉल्यूम, इधर भी वॉल्यूम, कट जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम, दो बार क्यों लिखना फिर। सर ये आएगा 4, log 4 का मतलब 2 log 2, log 4 का मतलब 2 log 2, तो ये कितना बचेगा, 4.74 प्लस 2 इंटू log 2 मतलब 0.3, तो 0.6 ऐड कर दो, तो सर 0.6 ऐड करूंगा तो 4.7 और 0.6 कितना हो गया, 5.3 समथिंग, 5.3 समथिंग सर, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब दो आंसर है। अब चेक करना पड़ेगा सेकंड पार्ट भी, एक से तो काम हो नहीं रहा 5.34 से, तो सेकंड वाला क्या मिला है इसने, 100 ml के लिए चेक करते ज़रा, कि 100 ml के लिए कितना हो रहा है, इसको अपन देखते हैं। तो बी वाला पार्ट इसका 100 ml के लिए, तो अब की बार NaOH का वॉल्यूम कितना है, 100, इसको मिलाओ एसिटिक एसिड के साथ में, वही सॉल्ट बनेगा, CH3CONA और वाटर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं सर, ये कितना हो जाएगा, 100 ml और 0.1 का है, तो ये हो गया सर 10 मिली इक्विवेलेंट, ये 10 मिली इक्विवेलेंट, 0 0। और कुछ टाइम बाद में सर दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्यों, 1:1 दोनों लिमिटिंग बन गए, दोनों खत्म हो गए सर, ये बन गया 10 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सर अब की बार सिर्फ और सिर्फ ये बचा है, सर ये क्या चीज़ है, सर ये है सॉल्ट, सॉल्ट किसका, सर ये सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, क्या है ये,
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब सॉल्ट ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा। ये सॉल्ट इससे रिएक्ट करेगा, इसका मतलब अब ये हो गया हाइड्रोलाइसिस। क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस का मतलब पीएच क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका फॉर्मूला यूज़ करूंगा, पीएच ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। कैसे करूंगा? चलो यार देखते हैं। फॉर्मूला क्या पीएच का, तो ये हो गया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला, मैं लिख देता हूँ, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर पीएच में कुछ कंसंट्रेशन भी आती है फॉर्मूले में, तो पहले मैं कंसंट्रेशन निकाल देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO Na वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर ये तो इसके है मिली इक्विवेलेंट 10, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो। तो 10/वॉल्यूम सर कितना, 100 ml तो बेस का, 100 ml एसिड का, टोटल वॉल्यूम काम आता है हमेशा, टोटल वॉल्यूम होगा 200 ml। सर ये हो गया मेरे पास 1/20, ये सी की वैल्यू आ गई। अब इस वाले सॉल्ट के लिए फॉर्मूला पीएच का क्या होता है? हेलो, पहले पढ़ा रखा है, इसके एक क्लास छोड़ के इससे पहले वाली क्लास लेक्चर नंबर 9 में। नहीं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो लेक्चर नंबर 8 में होगा, देखना। तो पीएच का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर, कुछ बताया था आपने, पीएच इज इक्वल टू कितना, 7 + ½ PKa प्लस log C, 7 + ½ PK प्लस log C। तो 7 कितना, 7 तो 7, 1/2 ऐसे कैसे, पी के सर आपका 4.74 प्लस log C मतलब 1/20, log C कितना, 1/20। तो ये हो गया सर log 1/20 मतलब -log 20 -log 2 -10, इसका मतलब -1.3। कितना आया? -1.3। तुम चेक कर लो, आंसर तुम्हारा ये इतना आ रहा होगा, क्योंकि log 10 1 होता है, log 2.3 दोनों माइनस के होंगे नीचे आ रहे डिवाइड में। तो ये कितना आएगा सर, 4 में से माइनस किया 1.3 को तो आएगा 3.4, 3.4 का आधा 1.7, 7 + 1.7 तो इसका मतलब 8.7 समथिंग कोई है। हाँ सर, बी। तो आंसर आ गया मेरा कंफर्म बी। और वैसे भी जब इतना हो गया तो मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। जब मुझे यहाँ से पता पड़ गया था कि सॉल्ट आ रहा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका मतलब इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी, इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। एक ऑप्शन तो पहले ही सेलेक्ट हो गया था 5.34, इसका मतलब 7 से ज़्यादा वाला ऑप्शन यही था, तो यही आंसर होना चाहिए था। बट एग्जैक्ट अपन को मैच करवाने के लिए मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, समझ गए? इस तरह से सॉल्ट को और आपस में बफर को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो तुम भी प्रिपेयर रहना। तरीका मैंने बता दिया। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आंसर क्या है? बी। इधर क्या पूछा जा रहा है चेक करो। कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 0.2 मोल ऑफ HCl, ये एसिड दिया है तुम्हें, एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस एंड दिस। अच्छा, दो पार्ट है, आप इसके अंदर HCl को मिक्स किया है, 1 मोलर ईच ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेटाइन, और दूसरी बार किया 0.1 मोलर ईच ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेटाइन। तो मैं एक पार्ट कर लेता, दूसरा तुम कर देना, ठीक है? कि दोनों ही मेरा करूँ? एक तो तुम करोगे ना। HCl को मिक्स कर रहा हूँ मैं, किसके साथ में, इनके मिक्सचर के साथ में, 1 मोलर ईच ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेटाइन। तो पहले तो मुझे बताओ HCl इनमें से किससे रिएक्ट करेगा? हेलो सर, HCl एसिड है तो बेसिक वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा कॉन्जुगेट बेस से। तो एसिटिक एसिड और एसिड में कौन कॉन्जुगेट होता है? सर कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव वाला वो होगा, एसिटेटाइन। तो ये रिएक्ट कर रहा है CH3COO- से, और बना रहा होगा ये CH3COH प्लस H2O प्लस CH3COH प्लस Cl- प्लस, ये ऐसे कुछ रिएक्शन हो रही है। तो T=0 पे क्या क्या है अपने पास मेरा, देखते हैं। सर HCl के अपने पास है 0.2 मोल, ठीक है सर। और ये कितना है? ये बात कर रहा है 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर का मतलब ये 1 मोल हो गया। सर ये 1 मोल है। सर एसिटिक एसिड पहले से भी प्रेजेंट है इसके अंदर, 1 मोल। तो मैं T=0 पे आपकी बार 1 मोल लिखूंगा यहाँ पे। सर ये कितना है नहीं पता, जरूरत भी नहीं है मेरे को इसकी। कुछ टाइम बाद में, सर इनमें से लिमिटिंग कौन है, ये लिमिटिंग है, खत्म हो जाएगा, सर ये 0 हो गया। अगर यहाँ से 0.2 खर्च हो, यहाँ से भी 0.2 खर्च होगा, तो सर ये हो जाएगा 0.8, और यहाँ बन जाएगा 0.2 एक्स्ट्रा, और तो ये हो जाएगा 1.2। अरे यहाँ से तो कंज्यूम होगा, उधर फॉर्म होगा, ये जोड़ दिया, इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर ये आ गया मेरे पास, अब ये कॉन्जुगेट, ये आ गया मेरे पास एसिड, पीएच का लगा फॉर्मूला। तो पी के कितना है? सर के दिया आपको, पी के फाइन करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 18 × 10⁻⁻6, 1.8 था,
उसको 18 लिखा। इस 18 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 × 3² × 10⁻⁻6, 2 × 3²। ठीक है। अब उसमें लॉग की वैल्यू मैं यहीं पे साइड में निकाल देता हूँ ताकि वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। लॉग वैल्यू लिखानी है इसकी, 2 × 3² × 10⁻⁻6। एक तो आएगा log 2 मतलब 0.3, एक आएगा 2 log 3, इसका मतलब 2 टाइम्स 0.48, 2 टाइम्स 0.48, और एक आएगा -6, ये आएगा log 2.3, log 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स log 3 मतलब 0.48, और ये 6। तो सर ये हो गया 0.96, 0.30, ये हो गया मेरे पास 12, 6, 1। 6 में से माइनस करूँगा तो कितना आएगा? तो 5 हो गया। तो सर वो आएगा मेरे पास 4.74, ये आएगी वैल्यू 4.74। सही क्या? लग तो रहा सही है। 7 में से एक 6, 5 और 4.74, 6 4 10, 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। तो पी एच इज इक्वल टू पी के 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट कितना है? सॉल्ट है सर 0.8, एसिड कितना 1.2। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हें करना है। बी वाला पार्ट वापस मिलाओ, बी वाले के अंदर CH3COH प्लस Cl-। इसमें क्या क्या अमाउंट है? अब की बार कितना है सर? वही सेम अमाउंट 0.2 मोल, लेकिन ये चेंज कर दिया। ये कितना किया? 0.1 किया है। ये कितना किया? 0.1। ये कितना पहले से 0.1। इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। सर इनमें लिमिटिंग कौन है सर? अब ये लिमिटिंग है, तो सर ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो गया। अगर ये 0.1 कंज्यूम हुआ तो यहाँ भी 0.1 कंज्यूम होगा, तो 0.1 बच जाएगा। 0.1 एक्स्ट्रा बनेगा तो सर ये बनेगा 0.2 बन जाएगा। उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। अब सॉल्यूशन के अंदर सर एक तो बना स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बना वीक एसिड। तो ये बन गया मेरे पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्या करेगा? पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मिक्सचर बना ये तो। और ये वाला अपन ने पढ़ा रखा है पीएच कैलकुलेशन, जब दो एसिड हो, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, तो नेग्लेक्ट होने के बाद में जो पीएच आती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आती है? स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आती है, से ही आती है। तो बस पीएच निकल गई मेरे पास, माइनस लॉग स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है सर? ये 0.1 है, 0.1। और कुछ है? अमाउंट वॉल्यूम के बारे में नहीं दिया, मतलब 1 लीटर ही है बस। तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 1। मतलब पीएच पहले कुछ आ रही होगी यहाँ पे 4.74 समथिंग आ रही होगी, अब बाद में ड्रास्टिकली चेंज होगी। पहले 4.74 थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बना था? ये बफर बना था इसलिए। लेकिन दूसरे केस में बफर नहीं बना, इसलिए पीएच ड्रास्टिकली चेंज होगी। तो ऑप्शन एक जगह ऐसा दिख रहा है मुझे, पीएच ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, क्योंकि बफर डिस्ट्रॉय हो गया। आंसर फिर डी आएगा, क्योंकि वो 1 आ रहा है, वो तो 1 कहीं पे नहीं है, इन तीनों में तो नहीं है, इसका मतलब चौथे में ही होगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इन हर क्वेश्चन के अंदर पुराने वाला कंसेप्ट काम आ रहा है जो अपन ने पढ़ रखा है। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो बेटा पहले वीडियो देखो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की। ये वाला केस वहाँ से आया है। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, तो उसमें वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। तो आंसर आ गया डी, बिना फर्स्ट को सॉल्व किए। आंसर डी। तो ये हो गया एसिडिक वाला बफर कंप्लीट। अब एग्जैक्टली सेम काम करना है तुम्हें बेसिक बफर के लिए, डिट्टो। क्या है बेसिक बफर में? क्या होगा सर? वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा। अब बेसिक बफर कंटेन्स तो मिक्सचर ऑफ वीक बेस और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। जैसे ये वीक बेस है, उसी का सॉल्ट HCl के साथ में, तो ये बन गया बेसिक बफर। सर ये वीक बेस होता है, एनिलीन बोलते हैं इसको, तीसरी केस पे मैंने इसको बोलते हैं एनिलीन, और उसी का सॉल्ट HBr के साथ में, क्या बन गया? ये बेसिक बफर सॉल्यूशन। बफर एक्शन कैसी है? एग्जैक्टली सेम है। अब मैं तुम्हें वो बता नहीं रहा, जस्ट स्किप कर रहा हूँ मैं। जैसे अपन ने एसिड में किया था वैसे ही बेस के अंदर है, सिमिलर टू एसिडिक बफर। ठीक है, कि एसिड आने पे कौन रिएक्ट करेगा, बेस आने पे कौन रिएक्ट करेगा, एग्जैक्टली सेम है। सेम टू सेम, ये तुम्हें लिखना है, लिखना तुम्हें खुद को है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है, सिमिलर डेरिवेशन है, जैसे वहाँ पे लिखा था वैसे ही। बट मैं तरीका बता देता हूँ याद रखने के लिए, क्या करना है तुम्हें याद देखना। तो सर फॉर्मूला पहले आया था पी एच इज इक्वल टू
पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ये लिखा था। ये लिखा था सर एसिडिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए क्या होगा सर, पी एच की जगह पी ओ एच। अरे एसिड में एच होता है, बेस में ओ एच आएगा। एसिड के लिए पी के था, तो बेस के लिए क्या आएगा, पी के बी प्लस लॉग। सर सॉल्ट तो सॉल्ट होता है, लेकिन ये जो एसिड था उसकी जगह आ जाएगा बेस। ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। या फिर तुम अगर चाहो इसको ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला लिखना हो कॉन्जुगेट वाला, तो वो लिख देना। तो सर अगर नीचे बेस है तो ऊपर क्या आएगा, कॉन्जुगेट एसिड। कौन आएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो सिमिलर डेरिवेशन है वो तुम्हें खुद करना है। ये था एसिडिक बफर के लिए। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। ये बेसिक बफर के लिए। डेरिवेशन तुम्हें करना है, अगर सीखना चाहते हो तो करो, नहीं तो फिर तुम भी स्किप कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला रख देना। ठीक है, एग्जैक्टली सेम करना है वापस, सिमिलर टू एसिडिक बफर। वही 10 रखना है, एक बार 110 रखना है, सेम स्टेप फॉलो करना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, सिमिलर तरीके से फॉलो करना है। अच्छा रेंज क्या आएगी यहाँ पे सर, वहाँ पे था पी एच तो यहाँ आएगा पी ओ एच। सर वहाँ पी के था यहाँ आएगा पी के बी प्लस माइनस वन। बस, वन तो उधर भी आएगा, इधर भी वन ही आएगा। तो ये बन गया मेरा आंसर, ये तुम्हारा आंसर आएगा, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस माइनस वन। ठीक, ये इफेक्टिव बफर के लिए। तो पी ओ एच पी के बी प्लस वन। सर अगर मैक्सिमम पूछे बफर कैपेसिटी कहाँ पे होगी, तो जब ये वन हो जाएगा तो वही पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी पे। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अगर तुम रियल में प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए, नीट के लिए, तो डेरिवेशन ट्राई करो, ताकि तुम्हें पता पड़ेगा चीज़ें कैसे हो रही है, कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाकी तुम अगर स्किप करना चाहो तो वो क्या कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आंसर है, इसको ध्यान रख देना। अब चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बेसिक बफर के ऊपर क्या क्वेश्चन है, देखो इधर। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, मिक्स किया है, क्या क्या मिक्स किया है, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब वीक बेस, और 200 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इनका मिक्सचर है। गिवन दैट द बेस डिसोसिएटिंग कांस्टेंट ऑफ अमोनिया, मतलब वीक बेस बनेगा NH पर उसका दिया है, और कैलकुलेट करना पी ओ एच, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला। तो सर पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, सर ये पी के बी कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5 प्लस लॉग। सर सॉल्ट पता है क्या, सर ये रहा सॉल्ट। तो 200 इंटू ये 0.2 कितना आएगा इससे सर, 200 इंटू ये 0.2 आएगा सर 40, डिवाइड बाय नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम में लिख नहीं रहा मैं, वैसे ही कटेगा। इधर क्या आएगा, 10 इंटू ये मल्टीप्लाई करें पे कितना आएगा, बेस कितना आएगा, 10 इंटू 0.001, तो सर ये आएगा 0.01। थोड़ा सिंपल करो इसको, तो 5 प्लस लॉग, इसको हटाओ सर पॉइंट, यहाँ से दो जीरो आ जाएंगे ऊपर, 4000। उसको दो स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर करो, 10 का पावर 3, ये आएगा, चेक करो ज़रा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, 5 प्लस 2 log 2 प्लस 3 log 10, 5 प्लस 2 इंटू ये 0.3, 3 इंटू ये 1, 5 6 7 8, 8.6, है कोई ऑप्शन। हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सिंपल क्वेश्चन था, बस पहचानना था सॉल्ट कौन है। दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वॉल्यूम कट जाएगा, इसलिए मैं लिखा नहीं वॉल्यूम, ठीक है, सिर्फ मैंने मोल लिखे, मिली मोल। कितना सिंपल क्वेश्चन था, तुम भी कर लोगे आंसर जी। इधर देखो जरा क्या पूछा है, और सॉल्यूशन ऑफ 10 to power -2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन दी है, मिक्स विद अमोनियम सल्फेट, इसकी कंसंट्रेशन क्या दी है नहीं पता, पीएच कितना है लेकिन पीएच दे रखा है 8, और गिवन दैट द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी दिया है तुम्हें वीक बेस का, कैलकुलेट करना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है आपकी बार। अभी तक क्या था, कंसंट्रेशन दे के पूछ रहा था, अब कंसंट्रेशन खुद को फाइंड करनी है, चलो ट्राई करते हैं। तो पहले देखो क्या बना ये सर, ये बना वीक बेस, ये उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, सर इसका मतलब बफर बना, बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला पहले पी ओ एच का लगाते हैं, पी ओ एच पी के बी प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाय बाय कौन, वीक बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बाय वीक बेस। सर
अपने को तो पीएच दिया है इसने, तो एक काम करो 14 में से माइनस कर दो। नहीं बोला मतलब 25 डिग्री ही है, ठीक है। पीएच अगर 8 है तो पीओएच कितना होगा सर? 14 माइनस 8 माइनस करो, कितना आएगा सर? 6। पी के बी, सर एक के बी दिया अमोनिया का 10⁻⁵, तो पी के बी आ जाएगा सर 5 प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड कहाँ पे है सर? कॉन्जुगेट एसिड तो नहीं है, वही तो फाइंड करना, सॉल्ट मतलब ये क्या आएगा यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम, कॉन्जुगेट कौन है? अमोनियम बाय बेस, बेस कौन है सर? बेस है एन एच पर ओ एच, कितना है? 10⁻⁻², यही है। A solution of 10⁻² मोलर मिक्स विथ अमोनियम सल्फेट रिजल्टिंग अ पीएच ऑफ दिस, ठीक है, वो फाइंड करते हैं। सर ये 6 इधर चला गया, 5 हो गया, -6 में से 5 1, 10 जाएगा तो 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, लॉग भी ले लिया मैंने एक साथ में, ठीक है। अमोनियम कंसनट्रेशन कितनी आई सर? कंसनट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन कॉन्जुगेट की, इससे मल्टीप्लाई कर 10⁻⁻1, अरे +1 इंटू -2 कितना आ गया? -1। ये आया अमोनियम कंसनट्रेशन मतलब कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन इसका नहीं पूछा है, इसने पूछा इसका, इसकी पूछे कंसंट्रेशन। तो ध्यान से देखो कंसंट्रेशन के जो फॉर्मूले में अमोनियम आयन कितने आ रहे हैं सर? 2 आ रहे हैं, तो जितना इसका आंसर है उसका आधा कर देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10⁻⁻1, मतलब 0.05 मोलर। सर हाफ क्यों किया? वापस सुन लो, मोल कंसेप्ट बड़ा रखा है। ये अमोनियम आयन, एक अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, इस फॉर्मूले में 2 अमोनियम मतलब दो, ये ऐसे ऐसे दो मिलके एक बनाएंगे ये पूरा मॉलिक्यूल, उसका आधा आएगा। ये चीज़ें मोल कंसेप्ट में बहुत बार डिस्कस कर रखी है। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन और करने हो तो मोल कंसेप्ट वाले वीडियो देख लो, वहाँ तुम्हें ये कन्फ्यूजन तुम्हारा हट जाएगा। तो मेरा आंसर आ रहा है बी, 1/20 मतलब 0.05 मोलर। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो इसको, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से हटके है, जिसमें ये पूछ रहा है, और यहाँ बच्चा लास्ट में गलती करता है। यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ गलती कर लेगा, यही आंसर टिक मार देता है बच्चा। बहुत तो क्या करता है, 10⁻⁻1 को टिक मार देता है। चले आगे, चलो चेक करें आंसर क्या है। आंसर बी दिया है, ठीक है। इधर क्या है? कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, इनकी रिएक्शन कंसिडर करनी है, कर देंगे। इनिशियल अमाउंट ऑफ 6 मोल ऑफ वीक बेस और 1 मोल ऑफ HCl मिला है, के भी तुम्हें दे रखा है। फाइनल पीएच, तो पहले रिएक्शन करा के देखो बन क्या रहा है यहाँ पे। तो सर ये NH4OH है, ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, NH4Cl बनता होगा और वाटर बना होगा। और इनिशियल अमाउंट ऑफ 6 मोल ऑफ NH4OH, ये है 6 मोल। HCl कितना? 1। ये स्टार्टिंग में है क्या सर? स्टार्टिंग में तो नहीं है, तो 0 0 मान लेते हैं। कुछ टाइम बाद में सर ये ख़त्म हो गया, ये 5, ये 1, ये 1। अब क्या बचा सर? ये दोनों बच गए। क्या बचा? ये दोनों बच गए। ये कौन है सर? ये वीक बेस है, और ये उसी का सॉल्ट है। इसका मतलब सर ये बन गया बेसिक बफर। क्या बना? बेसिक बफर। तो बेसिक बफर के लिए POH का फॉर्मूला लगाओ पहले तो, PKB प्लस लॉग, वही सॉल्ट बाय बेस। क्या तुम्हें सॉल्ट पता है? हाँ सर ये 1, बेस सर 5, PKB, तो PKB पता है यहाँ से, तो पहले ये निकालो, फिर पीएच निकालनी है। 14 में से POH को माइनस कर दो। कैलकुलेशन करके मुझे आंसर कमेंट करो, सिंपल कैलकुलेशन है, तुमसे आराम से हो जाएगी। बताओ आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे? वीडियो रोको, सॉल्व करो, और आंसर मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। देखो अगर तुम्हारा आंसर आएगा कि तो मुझे रहेगा कि हाँ ये सीरीज को कंटिन्यू रखना है। एक बात ध्यान से सुन लो अब भैया, तुम सॉल्व करोगे, आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मुझे पता चलेगा हाँ तुम सीरियसली पढ़ना चाह रहे हो। अगर तुम खाली वीडियो देख रहे हो तो मेरे को पता नहीं पड़ेगा कि तुम सीरियसली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर ये सीक्वेंस कहाँ तक वीडियो बनाऊँगा मुझे भी पता नहीं है। जब तक मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तक तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। पर जब मुझे लगेगा कि नहीं यार तुम सीरियसली पढ़ नहीं रहे हो, तुम आंसर को कमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना टाइम अपने ऑफलाइन बैच में दे दूंगा, ऑनलाइन बैच चलते मेरे उसमें दूंगा मैं। तो अभी तो मैं ये मान रहा हूँ कि तुम सीरियसली पढ़ रहे हो, बट आंसर अगर तुम्हारा नहीं आ रहा, तो फिर मैं अपना टाइम किसी और जगह काम में इन्वेस्ट करूंगा जहाँ से मेरे को पैसा मिलेगा। सीधा मतलब है अपना।
अच्छा, मेरे पास और तरीका नहीं है चेक करने का कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एक ही तरीका है चेक करने का कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो है कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट में तुम्हारा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो, और कमेंट में आंसर तुम नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हो, तब भी मुझे लगेगा कि तुम नहीं पढ़ रहे। तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ आंसर, इस हाँ इसका आंसर मेरे ये आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ ट्राई करना है अपने को। तो मुझे जब तक लगता रहेगा कि हाँ तुम पढ़ रहे हो तब तक वीडियो बनाऊंगा मैं, और जब मुझे फील होगा कि नहीं यार तुम सीरियसली नहीं पढ़ रहे, तो फिर मैं अपना टाइम अपने ऑनलाइन बैच में दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हें कितना पढ़ना है। अब आंसर इसका जो आ रहा है वो तुम कमेंट कर देना। इधर क्या है, अन ऑर्गेनिक बेस बी, कोई एक ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है। के बी वैल्यू इक्वल टू, उसकी के बी की वैल्यू दे रखी है ये, इन वॉट अमाउंट शुड 0.01 मोलर HCl and 0.01 molar solution of B be mixed to prepare 1 liter of a buffer solution having pH। ट्राई करो भाई, जो जैसे सिखाया वैसे ट्राई करो, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। चलो चेक करते हैं। एक ऑर्गेनिक बेस है, उसका के बी दे रखा है, के बी की वैल्यू 10⁻⁻8, ठीक है। इन वॉट अमाउंट, मतलब वॉल्यूम पे क्वेश्चन है, ml लिखा है, वॉल्यूम पे क्वेश्चन है। वॉट अमाउंट शुड 0.01 मोलर HCl, सर एक तो HCl है, एंड 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बी, दूसरा कौन है, बी, इनका सॉल्यूशन है। तो सर ये आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। सर अगर ये एसिड है ये बेस है, इसका मतलब अगर बेस है तो ये H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा, तो सर ये बनाएगा BH प्लस टाइप कुछ कंपाउंड और Cl माइनस। अरे ये बेस H प्लस ले लेगा यहाँ से, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो सर ये कितना, 0.01 मोलर था, ये 0.01 मोलर था। ये कितना था सर, ये भी 0.01 मोलर था, ठीक है। बफर सॉल्यूशन हैविंग pH 7 दे रखी है, सब pH 7 मतलब एकदम बीच में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। वॉल्यूम कितना मान ले, एक काम कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, टोटल कितना है 1 लीटर, ठीक है, मतलब 1000 ml। टोटल अगर 1 लीटर है, इसमें से कुछ ये होगा कुछ ये होगा, मान लेते हैं कि ये x लीटर ये है, ये कितना आएगा सर, ये 1 - x आ जाएगा, यही तो आएगा। ये t = 0 वाली कंडीशन है। कुछ टाइम बाद में, सर अगर इसको बफर सॉल्यूशन बनाना है, अच्छा ये तो सुनो, pH 7 आने का मतलब ये नहीं है कि बफर नहीं है वो, हेलो, अरे pH 7 दिखा है, इसका मतलब ऐसा मतलब मत निकालो तुम के सर ये तो बफर ही नहीं है। बफर मतलब किसी भी pH के बनता है बफर, pH 4.74 पे बन सकता है बफर, pH 5 पे बन सकता है बफर, pH 6 पे बर बनता है, pH 7 पे बफर बनता है, pH 9 पे बनता है, 10 पे बनता है। तो 7 मतलब कोई कनेक्शन नहीं है इसका बफर से। बफर 7 पे बनता है, हाँ सर बनता है, 6 पे बनता है, 5 पे बनता है, 3 पे, 2 पे, 1 पे, किसी पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं कि सर 7 दिया हमारे दिमाग में, सीधा बच्चे कह रहे सर न्यूट्रल, सीधे दिमाग में वही आता, न्यूट्रल मतलब बफर ही नहीं है, अरे भाई बफर है ये, उस समय चल रहा है। अब मुझे ये बताओ सर, अगर ये वीक बेस है और ये इसका सॉल्ट है, इसका मतलब सर ये बन रहा होगा बेसिक बफर, हेलो। अरे ये बेस तुम्हें दिया है और तुम्हें इसके अंदर दिया है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस और उसके स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट बनेगा, तो बेसिक बफर ही तो बन रहा होगा। और वैसे भी बोल तो रहा है बफर बन रहा है ये, तो बेसिक बफर बन रहा है। तो मुझे ये थोड़ा बताओ कि इसमें कौन लिमिटिंग होना चाहिए। सर ये तो चाहिए, बेस चाहिए, उसका सॉल्ट भी चाहिए, ये क्या है, ये उसका सॉल्ट है, ये है वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बना उसको समझ लो सर, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। तो लिमिटिंग कौन होना चाहिए, इसका मतलब सर ये लिमिटिंग होना चाहिए, समझ गए। ये मेन खेलता है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बफर बनाने के लिए बेस चाहिए और उसका सॉल्ट चाहिए, तुम्हें दिख रहा होगा प्लस, लेकिन ये है सॉल्ट, उसका बेस का कॉन्जुगेट एसिड है ये, ठीक है। तो ये दोनों चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब ये खत्म हो रहा होगा, तो कुछ टाइम बाद में सर ये पूरा खत्म हो गया, कुछ टाइम बाद में ये खत्म होगा तभी तो बनेगा बफर। तो सर ये जीरो, ये कितना था सर, ये था 0.01 × 1 - x था, इसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला, 0.01 x माइनस हो जाएगा, और वो कितना बनेगा सर, ये इसके नीचे ये बनेगा 0.01 x, और ये भी कितना बनेगा 0.01 x। ये समझ में ही कैलकुलेशन, ये लिमिटिंग होना चाहिए तभी बनेगा बफर, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो इतना माइनस कर दिया, इतना बन गया यहाँ पे। अब लगाओ फॉर्मूला बेसिक बफर का, तो बेसिक बफर मतलब POH, PKB प्लस लॉग
सॉल्ट, सॉल्ट में आएगा ये 0.01x, और नीचे सॉल्ट बाय बेस, ये बेस है सर, ये 0.01 इंटू 1 - x माइनस 0.01x, ये सर pH अगर 7 है तो pOH भी 7 ही होगा, तो सर ये तो हो गया 7। pKb, सर आपको Kb दिया 10⁻⁸, तो pKb आएगा 8, 8 को उधर भेजो तो सर ये आएगा -8 इज इक्वल टू लॉग। सर यहाँ से काम करो, 0.01 कॉमन ले लो, सर ये बचेगा x, ये बचेगा 1 - x माइनस x, मतलब 1 - 2x, ऐसा आ रहा है शायद, चेक करो, 1 - x माइनस x 1 - 2x, ठीक है सर। अब सॉल्व करो, सर ये होगा -1, तो ये आएगा 10⁻⁻1, मतलब 1/10, लॉग को हटाया मैंने, तो 10 की पावर में आएगा -1, मतलब 1/10 इज इक्वल टू x/1 - 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 - 2x इज इक्वल टू 10x, तो 2 हो जाएगा 12, तो सर x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/12, 1/12, ठीक है। ml में देखें तो, ml में देखें तो 1000/12, ml के अंदर कितना आएगा 1000/12, कितना आता है ये, 12 9 जा 108, 9 तो नहीं जा रहा, 12 8 जा, चलो पूरा डिवाइड करी दो एक बार, वैसे आंसर तो मिल गया, 8 8 वाला ऑप्शन शायद एक ही जगह है। हाँ, 12 8 जा 96, 4 40, 12 3 जा 36, तो 83 समथिंग आ रहा है, 80 समथिंग ml के अंदर, इसमें ml में, लीटर था, अब मैंने ml में चेंज कर दिया, अरे ये लीटर था 1/12, तो इसको चेंज कर लिया ml के अंदर। अगर x है तो 1 - x कितना होगा, तो 1000 में से माइनस कर दूंगा इसको मैं, ml के अंदर कितना आएगा 917। अब अपना x क्या था सर, अपना x था HCl, इसने क्या बोला है, अपना x HCl है, HCl है 83, HCl 83 है, दूसरा वाला 97, ये आ गया आंसर। क्लियर है, समझ गए, क्योंकि मैंने x किसको माना था, मैंने x माना HCl को, तो HCl के अकॉर्डिंग 83 और दूसरा वाला अकॉर्डिंग 917। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो इसको, तो चेक करें एक बार आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है बी, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करो। कंसंट्रेशन दिया है, ये कौन है वीक बेस, ये सॉल्ट दिया है, पीएच पीके या पीओएच पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, ट्राई करो, ठीक है। आंसर तुम्हारी हेल्प करने के लिए दिया, फिर भी तुम्हें आंसर कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ का आंसर जो भी हो, तुमने अगर सॉल्व किया तुम्हें आंसर कमेंट करके बताना है मेरे को, हाँ सर मेरा आंसर आ रहा है बी, सी जो भी आ रहा है, मैच करे तब भी ठीक है, नहीं करे तब भी ठीक है, आंसर कमेंट करना है तुम्हें। तो यहाँ इन्होंने बी दिया है, तुम देख लेना क्या है। अब इसका एक और पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, वो है बफर कैपेसिटी। अब ये पढ़ लिया बफर क्या होता है, बफर कितने टाइप का होता है, बफर की पीएच कैसे निकालते हैं वो सब अपन ने पढ़ लिया, बफर की रेंज किया, इफेक्टिव बफर कब बनता है वो पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, उसकी बफर कैपेसिटी, मतलब मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास दो टाइप के बफर हैं, एक बफर सॉल्यूशन ए, एक बफर सॉल्यूशन बी, उन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, दोनों बफर है, उनमें ज़्यादा अच्छा कौन सा है, वो चेक करते हैं अपन बफर कैपेसिटी से, ठीक, समझ गए। बफर कैपेसिटी मतलब ज़्यादा अच्छे से कौन बिहेव कर रहा है बफर की तरह, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैं ज़्यादा एसिड मिला दूं या ज़्यादा बेस मिला दूं, फिर भी पीएच रोक के रखी है, पीएच चेंज होने नहीं दी, तो इसका मतलब वो अच्छा हो गया। और कम अच्छा कौन सा होगा, ये तो सॉल्यूशन था, थोड़ा सा एसिड मिलाया और पीएच चेंज हो गई, इसका मतलब इतना अच्छा नहीं था वो, उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। मतलब पीएच को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऐड कर रहे हो, वो आता है उसकी बफर कैपेसिटी। रीड कर लेते हैं, डिफाइन एज द मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो कोई भी हो, मोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ बफर बाय 1 यूनिट, मतलब पीएच को 1 से चेंज करना है, बढ़ाओ या कम करो एक ही बार है, चेंज करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऐड करने हैं, ठीक। फॉर्मूला बन जाएगा बफर कैपेसिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ऊपर क्या है कितने मोल ऐड कर रखे एसिड बेस के, और नीचे कितना पीएच का चेंज हुआ, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स,
नीचे चेंज इन पीएच। अब बफर कैपेसिटी चेंज इन पीएच के रेसिप्रोकल है, दिख रही है, नीचे नीचे आ रही है फॉर्मूले में। तो इसका मतलब अगर बफर कैपेसिटी अच्छी होगी, कब? चेंज इन पीएच कम होगा, मतलब पीएच में चेंज कम होगा तो अच्छा बफर है। बफर कैपेसिटी कम है, खराब है, कब? पीएच में चेंज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। तो पीएच में अगर चेंज ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बफर खराब है, बफर कैपेसिटी कम है उसकी, अपोज करने की टेंडेंसी कम है। और पीएच में चेंज कम आ रहा है मतलब अच्छा है वो। यहाँ तक ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, क्या पूछा है? व्हेन 0.02 मोल of NaOH are added to 1 liter of buffer solution, its pH changes from this to this. What is the buffer capacity? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मैं करूँ उससे पहले आंसर कमेंट करो मेरे को। तो सर बफर कैपेसिटी जो होती है वो ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे चेंज इन पीएच। कितने मोल्स है सर? सर 0.02 मोल मिला है, एसिड हो या बेस किसी के भी। और चेंज इन पीएच कितना है सर? तो चेंज इन पीएच आएगा सर, इसमें से इसको माइनस करो, 8 पॉइंट इसमें से करेंगे तो 0.05। तो सर ये आ गया मेरे पास में 2/5। 2/5 का मतलब सर 0.4। उस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी है 0.4, मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1 यूनिट से चेंज करने के लिए मुझे 0.4 मिलाना पड़ेगा, 0.4 मोल मिलाना पड़ेगा तब जाके चेंज होगा। तो ये था एक सिंपल वाला क्वेश्चन, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड। इसमें एक और चीज़ है, वो एक अच्छा डेरिवेशन है, वो बताता हूँ मैं तुम्हें बफर कैपेसिटी का। वो यहाँ पे देखो। अब बफर कैपेसिटी निकालनी है मुझे एसिडिक बफर के लिए या बेसिक बफर के लिए, किसी के लिए भी तरीका सेम ही है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही है। तो अगर एसिडिक बफर है, बफर कैपेसिटी क्या होगी? ऊपर है डी ए मतलब चेंज इन मोल्स, कितने मोल्स ऐड किए। और नीचे है डी पी एच मतलब चेंज इन पी एच, ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, डी ए बाई डी पी एच। और इधर क्या है? बी मतलब कॉन्जुगेट बेस, बी क्या है यहाँ पे? कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट बोल सकते हो। डी बी बाई डी पी एच, बात तो वही है। अब एसिड में चेंज हो या उससे कॉन्जुगेट में चेंज हो, बात तो एक ही है। सर यहाँ लगाया आपने माइनस, हाँ क्यों? क्योंकि एसिड के अंदर क्या होता है, अगर मैं एसिड की अमाउंट बढ़ाऊंगा तो पीएच कम होती है। अरे एच प्लस अगर बढ़ता है तो पीएच कम होती है ना, तो इसलिए माइनस लगाया फॉर्मूले के अंदर। ठीक, डेरिवेशन थोड़ा सुनना ध्यान से, डेरिवेशन जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले लोग के लिए रिजल्ट जो आएगा वो ध्यान रखना कि हाँ ये रिजल्ट है। और स्टार्टिंग में आगे आया था कि कंसंट्रेशन का रेशियो 1 लिखा था, तब लिखा था मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, उसका प्रूफ चाहिए, वो अभी बता रहा हूँ प्रूफ। चलो याद देखो, कोई एक एसिडिक बफर है एच ए और उसका एक कोई भी सॉल्ट है, ये वीक एसिड, उसका एक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। एसिड के मोल्स ले लिए मैंने ए, कंसंट्रेशन मान लो पर लीटर में, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? बी। ये है क्या? ये सॉल्ट बोलो तब भी ठीक है, या उसको कॉन्जुगेट बेस बोलो, एक ही बात है। तो कॉन्जुगेट बेस कितना? बी। एसिड कितना? ए। अब इसमें निकालना मुझे ये, या तो डी ए बाई डी पी एच निकालो या डी बी बाई डी पी एच निकालो, बात एक ही है। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें लिए पी एच कितना होगा। उससे पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाता, वो सुनो अच्छे से। ये वाला जो तरीका है याद देखना। अगर इसमें मैं एस सी एल मिलाऊँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बताया था स्टार्टिंग बफर एक्शन कि उसमें पीएच चेंज नहीं होती। अब देखना क्या चेंज नहीं होती, वो देखना। अगर मैं एस सी एल मिलाऊँ तो एस सी एल किससे रिएक्ट करेगा? सर एस सी एल एसिड है, तो ये बेस वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा, हाँ सर एन ए से। तो वो रिएक्ट करता है एन ए से। रिएक्शन करके क्या बनाएगा सर? एक तो बनाएगा एच ए और एक बनेगा एन ए सी एल। ठीक। सर मैंने अगर एस सी एल के एक्स मोल मिला दिए, कितने मोल मिला एस सी एल के? एक्स मोल। सर एन ए पहले से था, कितना था सर? बी था। और एच ए पहले से कितना था? ए था। ये पहले से नहीं था। ये टी इज इक्वल टू जीरो पे। कुछ टाइम बाद में सर क्या होगा सर? ये लिमिटिंग होना चाहिए तभी खत्म होगा, तब बनेगा बफर तभी। सर एक्स खत्म हो गया तो ये कितना होगा सर? ये बी माइनस एक्स। ये कितना होगा? ये ए प्लस एक्स। ये कितना भी मैटर नहीं करता। अब तुम मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में इनिशियली एच ए प्लस एच ए प्लस एन ए कितना था? वीक एसिड और सॉल्ट का सम कितना था? सर इनका सम था ए प्लस बी। कितना था? ए प्लस बी। आफ्टर एडिंग एस सी एल, एस सी एल ऐड करने के बाद में सम कितना है? सर ये सॉल्ट, ये एसिड, ये सॉल्ट प्लस एसिड का सम बताओ मेरे को कितना सर? सर ये एसिड तो ए प्लस एक्स, और ये सर आपका सॉल्ट बी माइनस एक्स।
तो एक्स एक्स कट गया, कितना, ए प्लस, इसका मतलब जब बफर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो पहले ए प्लस बी था वही बाद में रहेगा। तो रिएक्शन के किसी भी मूवमेंट पे देखोगे तो हमेशा ए प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि जितना यहाँ से कम हो रहा है उतना ही तो यहाँ बनेगा, क्योंकि 1:1 चल रहा है यहाँ पे। हेलो, अरे जितना यहाँ से कम होगा उतना यहाँ बनेगा। सम करूंगा अगर मैं इनका तो ए प्लस बी आएगा, इनका सम कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो किसी भी टाइम पे तुम अगर ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी मतलब क्या, एसिड और उसके कॉन्जुगेट का सम तो कांस्टेंट रहेगा वो। हेलो, क्या रहेगा वो, कांस्टेंट। अब चाहो तो इसमें बेस मिलाओ, तब भी यही होगा। तो बेस मिलाओगे तो उससे रिएक्शन करेगा, इसमें से कुछ कम हो जाएगा ए माइनस एक्स, वो बन जाएगा बी प्लस एक्स, फिर सम करो, एक्स एक्स कट जाएगा ए प्लस बी। यहाँ तक ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो इसका मतलब एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, कुछ भी बफर हो, उसमें एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, उनका जो सम होगा कंसंट्रेशन का वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक ठीक है। तो प्रूफ बता दिया कांस्टेंट क्यों रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इस साइड में पहले से, ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस कांस्टेंट को रख देता हूँ मैं, लेट सी रख दे थोड़ी देर के लिए, उसका मान क्या रखा मैंने, सी रख दिया, या कांस्टेंट को के रख देते हैं अपन, के ज़्यादा यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, के रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ पीएच का फार्मूला एसिडिक बफर के लिए। तो सर पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट मतलब बेसिक पार्ट, एसिड मतलब ए, यही होगा। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस, तो सर पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, सर ये ए प्लस बी की वैल्यू कांस्टेंट है, या तो ए में लिखो या बी में लिखो, तो मैं इसको बी की टर्म में लिखता हूँ। तो बी की टर्म में लिखूंगा तो बी हो जाएगा, ए हो जाएगा के माइनस बी। तो बी तो ऐसे कैसे, ये ए था, ए को लिखा मैंने के माइनस बी। अरे ये ठीक है, दोनों का सम के था, तो ए कितना आएगा, के माइनस बी, ठीक। अब क्या करना मुझे, डी बी बाई डी पी एच करना, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना मुझे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पी एच क्या करता हूँ, बी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या कर रहा हूँ इसके अंदर मैं, डी बाई डी बी, बी के रेस्पेक्ट, बी का मतलब क्या, सॉल्ट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं। ए के रेस्पेक्ट में कर सकते हो तो बी के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा दो, एक ही आएगा। मैं बी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बी में चेंज किया है। तो डी बाई डी बी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसका डी बाई डी बी, सर ये पी एच का, इधर भी करो डी बाई डी बी ऑफ किसका, सर पी के ए का, प्लस डी बाई डी बी डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू बी किसका सर, लॉग बी बाय के माइनस बी का, ये आएगा। चलो क्या करते हैं, तो सर ये तो हो गया डी पी एच बाई डी बी, ये क्या हो गया, डी पी एच बाई डी बी। सर पी के ए किसी के लिए भी कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस सर ये लॉग है, अगर यहाँ पे एल एन होता तो एल एन का होता 1/x, तो पहले लॉग को चेंज करना पड़ेगा एल एन में, तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा 1/2.303। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो मेरे को नहीं पता, तो सुनते रहना, जो जो बता रहा हूँ वो सुनते रहना, ठीक। ये लॉग था बेस 10, बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 2.303 से, ठीक। अब लॉग का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, ये है लॉग एक्स मान लो, लॉग एक्स क्या होता है 1/x, 1/x का मतलब 1 ये वाला जो नंबर था, बी अपॉन के माइनस बी, बी अपॉन के माइनस बी, ये तो हो गया लॉग का। अब इसका करना मुझे, अब ये ऐसा एक्सप्रेशन, इसमें u भी आ रहा है v भी आ रहा है, मतलब ऊपर भी वेरिएबल नीचे वेरिएबल, तो u बाई वी की जो टर्म होती है उसका डिफरेंस कैसे होता है, v इसको नीचे, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, के माइनस बी का स्क्वायर, के माइनस बी ऊपर आ गया, इंटू बी का डिफरेंशिएशन 1 को लिख नहीं रहा मैं, माइनस बी इंटू के माइनस बी का डिफरेंस, के तो कांस्टेंट है और माइनस बी को हो गया -1, ये आया। तो डी पी एच बाई डी बी इज इक्वल टू, ये क्या बचा 1/2.303। अच्छा ये वाली एक टर्म कट गई यहाँ पे, के माइनस बी एक पावर कट गई, तो एक तो बचा यहाँ पे बी इंटू 1 एक तो बचा बी, और बचा यहाँ पे के माइनस बी
ऊपर क्या बचा सर? ऊपर ये होगा माइनस माइनस प्लस पी माइनस पी कट गया तो ऊपर बचा के। ये आया एक्सप्रेशन। अब इसको सीधा कर दो, क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर डी बी है नीचे डी पी एस है। इसको सीधा करो तो डी बी बाय डी पी एच इज इक्वल टू, सीधा करो तो 2.303 ऊपर चला गया, बी ऊपर चला गया, के माइनस बी ऊपर चला गया और नीचे आ गया के। ये आ गया मेरा आंसर। बस थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि के अपने को नहीं पता के क्या था। सर के था आपके पास ए प्लस बी, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वो तुम्हारा आंसर है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर दो। नहीं, क्या करते तो इसको देखना क्या लिखा था, डी बी बाई डी पी एच इज इक्वल टू 2.303 बी इंटू के माइनस बी। डी बी बाई डी पी एच, डी बी बाई डी पी एच इज इक्वल टू 2.303 के इंटू क्या था, नहीं बी इंटू के माइनस बी, बी इंटू के माइनस बी। नीचे क्या था के, वापस देख लो, बी इंटू के माइनस बी बाय के। और के क्या था आपका सर? के था ए प्लस बी। के क्या था? ए प्लस बी। रखो के की जगह ए प्लस बी। डी बी बाई डी पी एच इज इक्वल टू 2.303 बी। ऐसे कैसे? के की जगह रखा मैंने ए प्लस बी, के की जगह ए प्लस बी वैल्यू पुट कर दो। सर ये बी कट गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है बफर कैपेसिटी का। बफर कैपेसिटी ऑफ एसिडिक बफर इज इक्वल टू डी बी बाय डी पी एच 2.303। ऊपर आ गया ए इंटू बी और नीचे आ गया ए प्लस बी। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम। तो इसको तुम्हें याद रखना है, इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है बफर कैपेसिटी एसिडिक बफर के लिए। किसके लिए चेक किया अपन ने? किसी के लिए भी करूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है? बेसिक के लिए भी एग्जैक्टली सेम करना है। ये डेरिवेशन किसके लिए क्या मैंने? एसिडिक बफर के लिए। ये याद करो तब भी ठीक है, ये याद करो तब भी ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूले, अलग नहीं है, दोनों एक ही फॉर्मूले। बस खाली के की टर्म में था, ये ए और बी की टर्म में। तो ये है बफर कैपेसिटी का डेरिवेशन, डी बी बाई डी पी एच। अगर मैं ए की टर्म में करता, डी ए की टर्म में, तो बाद में माइनस लगा देता। माइनस क्यों लगा था? क्योंकि पहले से जब पता है मेरे को, कहा गया डी ए बाई डी पी एच के आगे नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव क्यों आया था? क्योंकि एसिड का जब एच प्लस बढ़ता है तो पी एच कम होती है, इसलिए माइनस था वो। ये ठीक है डेरिवेशन पूरा, अच्छे से नोट कर लो इसको। हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगा होगा ये, क्योंकि डेरिवेशन तुम्हारी करने की प्रैक्टिस नहीं है, तुम करते नहीं हो, तो तुम्हें टफ लगता है। और जब करना शुरू करोगे तुम्हें ईजी लगेगा। हर चीज़ रटने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें समझनी भी होती है, कुछ का डेरिवेशन भी पता होना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कि ये चीज़ें हो क्या रही है। ठीक। अब आता है सर, आपने बोला था कि मैक्सिमम कैपेसिटी बता, वो बताओगे? हाँ वो बता रहा हूँ आगे, इसी को यूज़ करूँगा आगे। कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का रेशियो 1 आता है, आया था, वो भी लेके आते हैं। तो इनमें से किसी से भी ले आ सकते हो, मैं इससे ले आता हूँ, ठीक है। ये था डी बी बाई डी पी एच बफर कैपेसिटी, क्या था? 2.303। अब किसी का भी अगर मैक्सिमम निकालना है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को जीरो करते हैं। मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी निकालना होता है किसी का भी, तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करके जीरो करते हैं उस पर्टिकुलर टर्म का। ये क्या है मेरे पास? ये है बफर कैपेसिटी। तो अगर मुझे बफर कैपेसिटी का मैक्सिमा फाइंड करना है, सुनना अच्छे से, मुझे क्या करना है? बफर कैपेसिटी का मैक्सिमा फाइंड करना है। तो बफर कैपेसिटी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन मैं जीरो करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, तो फॉर मैक्सिमम ऑफ बफर कैपेसिटी, तो डी बाई डी बी ऑफ बफर कैपेसिटी क्या करूंगा? मैं जीरो करूंगा। जिसका फाइंड करना उसका डिफरेंशिएशन। अब मैं किसा कर रहा हूँ? बफर कैपेसिटी कर रहा हूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो करूंगा मैं। एक बार तो कर दी, और करना पड़ेगा, कर दो, क्या दिक्कत है? तो सर डी बाई डी बी किसका? 2.303 इंटू क्या था सर? यहाँ था आपके पास में बी था, के माइनस बी था और के था। बी, के माइनस बी, बी, के माइनस बी और के। क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी होगा जब एक वेरिएबल होगा। अब मैं अगर ए इंटू बी यूज़ करूँगा तो क्या होगा?
ए भी वेरिएबल, बी वेरिएबल, दो वेरिएबल एक साथ कैसे करोगे तुम? इसलिए कभी भी डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो तो सिंगल वेरिएबल में करना होता है। तो मैंने पूरा बी में लेके आ गया, अब मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक तो आएगा बी के माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, बी के माइनस बी स्क्वायर अपॉन के तो कांस्टेंट है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, और वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि मैक्सिमा निकालना मेरे को। तो सर ये तो नंबर है, इसको जीरो के नीचे भेज दो। सर के नंबर है, इसको भेज दो। बी का डिफरेंशिएशन, तो के कांस्टेंट है के, और बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी आई सर? सर बी की वैल्यू आई के बाय टू। बी कितना आया, के बाय टू। सर आपने तो बोला था ए प्लस बी की वैल्यू के होती है। हाँ ऑब्वियसली होती है, ए प्लस बी के होता है, तो एक काम करो बी की रखो वैल्यू यहाँ पे के बाई टू, तो ए कितना आएगा? अरे बी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, ए कितना आएगा? सर ए भी आएगा के बाई टू। इसका मतलब जो ए की कंसंट्रेशन है वही बी की कंसंट्रेशन है, वही तो आएगा के बाई टू। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। किसके लिए? फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। हो गया प्रूफ। वही तो लिखा था, रेशियो वन लिखा था, दोनों का डिवाइड करके रेशियो वन लिखा था, तो पी एच इज इक्वल टू पी के आ गया था। क्या आया था? पी एच इज इक्वल टू पी के। इसमें है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, सबसे परफेक्टली वर्क इसमें करेगा। और 110 से 10 वाला रेंज आई थी, समझ गए? तो ग्राफ से अगर देखे तो ग्राफ से क्या होगा कि जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो कैपेसिटी मैक्सिमम आएगी, यही तो होगा। चलो ग्राफ देखो इसका, ये पाई मतलब बफर कैपेसिटी, और नीचे यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कॉन्जुगेट बेस किया सॉल्ट की। तो ग्राफ बढ़ते 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 मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की जब वैल्यू इक्वल हो जाए कंसंट्रेशन, तब ये ग्राफ आएगा मैक्सिमम। और 110 से 10 तक का आ रहा था। इफेक्टिव के लिए क्या बोला था? पर इफेक्टिव के लिए वैल्यू जो थी वो यहाँ पे कुछ थी, 110 से लेकर 10 के बीच में, ये यहाँ पे कुछ था। ये कंसंट्रेशन 1/10 और ये कंसंट्रेशन 10, इस रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? इफेक्टिव बफर। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है, इसको यहाँ ले आओ। ये था इफेक्टिव बफर के लिए रेंज, 110 से जब 10 मतलब वही पी के प्लस माइनस वन, इधर माइनस वन इधर प्लस वन। तो ये था ग्राफ, थोड़ा ध्यान रखना, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम का होगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, या ऐसे बोल रेशियो वन हो जाएगा। और ये 1/10 और 1/10 क्या है? ये रेशियो है इनका आपस में, सॉल्ट बाय एसिड का। ठीक है, तो ये थी बफर कैपेसिटी। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पता पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ये वाला आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा। कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी ऑफ किसकी? 1 लीटर सॉल्यूशन है। एक तो है एसिटिक एसिड, एक है सॉल्ट, सॉल्ट 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 ऐसा ही है, ठीक है। ठीक है, पूछा विच विल बी बेटर बफर। एक काम करते हैं, एक मैं कर तो एक तुम कर देना, ठीक है। सर ये कौन है? सर ये वीक एसिड है। ये कौन है? उसका सॉल्ट है। और कैलकुलेट क्या करना है सर? बफर कैपेसिटी फाइंड करनी है। कोई फॉर्मूला है क्या बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला? हाँ सर, आपने डिराइव तो किया आपने, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का सम, ए प्लस बी इंटू ए, ऐसा कुछ था, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। यही तो है। अरे पीछे देख लो, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। 2.303, ए इंटू बी, एसिड इंटू बेस, और नीचे दोनों का सम। बस वैल्यू पुट करो कितना आ रहा है। तो बफर कैपेसिटी सर 2.303, दोनों का मल्टीप्लाई। सर ये 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 0.1, सॉल्व कर दो कितना आ रहा है। सेकेंड वाला बफर कैपेसिटी 2.303 इंटू कितना कितना है सर? सर ये 0.2 इंटू 0.2 दोनों का मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आएगा? 0.2 प्लस 0.2, और 1 लीटर सॉल्यूशन है, मैटर भी नहीं कर रहा। विच विल बी अ बेटर बफर, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो बेटर होगा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1/2। ये कितना आ रहा है? ये 1। तो आंसर आना चाहिए बी इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। मेरा तो ये आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है? और डिवाइड कर दो 2 से, आंसर
तुम कर दोगे? तो मेरा आंसर क्या है? ए सेकंड इज अ बेटर। मेरा तो ये आ रहा है। ठीक है, समझ गया? सिंपल क्या पूछा इसने? बफर कैपेसिटी पूछा, दोनों का मल्टीपल, दोनों का सम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और था पहले बढ़ाया था, उसमें क्या था? जब मोल गिवन हो तब ऊपर मोल नीचे चेंज इन पीएच, वो। और यहाँ पे क्या पूछा? बफर कैपेसिटी पूछा, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला वैलिड होगा। आंसर क्या दिया है? ए दिया है। तुम देख लो तुम्हारा आंसर ए आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक। अब लास्ट छोटा सा एक पॉइंट है, बफर सॉल्यूशन का यूज क्या है? एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछना होगा सिंपल वाला तो यहाँ से ही पूछ सकता है। क्या क्या काम है? एक तो है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या करना है? क्वालिटेटिव, कि उसमें कौन सा प्रेजेंट है कौन सा नहीं है, उसमें काम आ सकता है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अमाउंट फाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, वो डिपेंड करेगा ब्रेड की पीएच कितनी है, उसके अकॉर्डिंग डाइजेशन परफेक्ट होगा। प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड एंड फ्रूट, उनको प्रिजर्व करने में बफर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके आसपास रहेगा तो मेंटेन रहेगा। अगर पीएच को तुमने चेंज कर दिया, कम ज़्यादा कर दिया, कि जिस पर्टिकुलर फूड की पीएच पर्टिकुलर थी, उस पीएच के आसपास का एनवायरनमेंट रखा तो बढ़िया से प्रिजर्व होगा। उसको चेंज कर दिया तो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा फिर। एग्रीकल्चर में डेयरी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने में काम आता है, वही पीएच को मेंटेन रखना है बफर सॉल्यूशन के थ्रू। और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, डाइज, इंक, पेंट, ड्रग्स, उन सब के अंदर काम आता है। तो ये था पूरा बफर सॉल्यूशन। तुम्हें कैसा लगा नीचे वीडियो में कमेंट करके बता देना। तुम्हें और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे पहले कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चलेगा कि तुम इसमें पहले वीडियो चाहते हो। ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैंने कराया वापस करना है एक बार और, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और बाकी जो सीरीज चल रही है अपनी PYQ वाली, उसकी PDF टेलीग्राम पे मैंने डाल रखी है। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन। ओके बाय, राधे राधे।